एक बार जल्दी से अपना अटेंडेंस दे दीजिए। आप लोग भी एक बार अटेंडेंस दे दीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो भी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो शुरू करते हैं। आप लोग का ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है, जल्दी जल्दी करके फ्री कर देता हूँ। नहीं, चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ना। चलो चलिए जी, सबसे पहला चैप्टर है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं पोमला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए बोल सकते हैं, पोमला बोल सकते हैं। सबसे पहले चार्ट के थ्रू है ना, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। तो सर मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। ब्लैक मनी उसको कहते हैं जिसका सोर्स आप सरकार को बता नहीं रहे हैं, जो सरकार के नजर में नहीं है वो ब्लैक मनी है। तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का मतलब जिसका सोर्स आप सरकार को नहीं बता रहे हैं, इसका मतलब उसका सोर्स इलीगल है ना, इलीगल है, फ्रॉडुलेंट सोर्स है। तो जब आप इलीगल सोर्स से लीगल सोर्स क्रिएट करते हो गलत ढंग से, तो दैट बिकम्स द मनी लॉन्ड्रिंग, है ना। बाकी मनी लॉन्ड्रिंग एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, उसको टैकल करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए। उसमें से कुछ अथॉरिटीज हैं जिन्होंने एक्शन लिया, जैसे यूनाइटेड नेशन है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग रेगुलेशन सुपरविजरी प्रैक्टिसेस, आईएसको है, और बहुत सारे रीजनल ग्रुपिंग्स हैं जैसे यूरोपियन यूनियन, काउंसिल ऑफ यूरोप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स हैं। और कुछ कन्वेंशन हुए से बेसिकली दो है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग इन ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, वियना कन्वेंशन जिसको कहते हैं, और काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन लॉन्ड्रिंग, सर्च, सीजर एंड कन्फिस्केशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो मोटे मोटे तौर पे ये है। पहले चार्ट के थ्रू करवा दे रहा हूँ, फिर लाइन बाय लाइन करेंगे। आइए, मनी लॉन्ड्रिंग का अगर लीगल डेफिनेशन देखें तो अगर आपने सबसे पहले शेड्यूल्ड ऑफेंस किया और शेड्यूल्ड ऑफेंस से जो भी पैसा कमाया दैट बिकम्स द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को अगर आप डील करते हैं, है ना, ए बी सी के तरह, तो वो डीलिंग क्या कहलाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग। अभी हम सेक्शन 3 देखेंगे तो हम उसको फिर से देख लेंगे, ठीक है। बाकी मनी लॉन्ड्रिंग का क्या प्रोसेस होता है भाई, तो मनी लॉन्ड्रिंग 3 स्टेजेस के थ्रू होता है। द फर्स्ट स्टेज इज प्लेसमेंट, सेकेंड इज लेयरिंग एंड थर्ड इज इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट में क्या होता है कि आप ब्लैक मनी को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ तोड़ के, है ना, उसको अपने सोर्स से दूर कर देते हैं, अलग अलग सिटीज में पहुंचा देते हैं। लेयरिंग में उन सारे सिटीज के ऊपर सेक्टर्स का एक लेयरिंग चढ़ता है, जैसे पहले शेयर मार्केट में डाल दिया, फिर फिल्म इंडस्ट्री में डाल दिया, फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में डाल दिया, ऐसे करके इतना लेयरिंग चढ़ाते हैं जिससे कि जो ओरिजिनल सोर्स था वो पता ही ना चले। उसके बाद जब लगता है एडिक्वेट लेयरिंग हो गई, तब उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और वो क्या बन जाता है, व्हाइट मनी बन जाता है ना। तो प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन के थ्रू आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। तो ये तो था थ्रू चार्ट्स। अब जल्दी जल्दी लाइन बाय लाइन कर लेते हैं, ठीक है जी। आइए, सबसे पहले मैंने बताया था आपको एग्जैक्टली मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। ब्लैक मनी को टेंटेड मनी कहते हैं और व्हाइट मनी को हम अनटेंटेड मनी कहते हैं। ब्लैक मनी ज्यादातर क्रिमिनल सोर्स से कमाया जाता है, और अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग होने देंगे तो क्रिमिनल एक्टिविटी सोसाइटी में बढ़ता ही चला जाएगा। बाकी मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे नुकसान हैं। पहला नुकसान यह है कि सरकार अपनी इकोनॉमी पर कंट्रोल नहीं बना पाती है। जो लॉन्ड्रर हैं बेसिकली क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स धीरे धीरे मनी लॉन्ड्रिंग करके अपने पैसे को व्हाइट मनी में बदल के धीरे धीरे सरकार के ऊपर अपना कंट्रोल बनाने लगते हैं, और एक समय के बाद सरकार के अंदर वही लोग हो जाते हैं, जिससे कि देश का चलना मुश्किल हो जाता है। जो सोशल फैब्रिक है समाज में, सोसाइटी में, वो बर्बाद हो जाता है। ऐसे लोग ब्राइबरी को बढ़ावा देते हैं, है ना, जिससे कि समाज बिगड़ता है कि नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग को लेके बहुत सारे इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स लिए गए, जिसमें बताया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, वियना कन्वेंशन हुआ, बेसल स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल एफएटीएफ। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग को इन लोगों ने क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया। डिस्क्लोजर को बढ़ाया गया, जो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसके कॉन्फिस्केशन के बारे में कहा गया, और इसको एक्स्ट्रा डिटेबल ऑफेंस बनाया गया, जिससे कि कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग करके दूसरे देश में भागे तो उसका प्रत्यार्पण भारत में हो सके। और सारी कंट्रीज ने आपस में बैठ के सोचा कि हम लोग एक दूसरे को इंटरनेशनल कोऑपरेशन देंगे, जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग किसी एक देश की
दिक्कत नहीं है, ये एक इंटरनेशनल मिनास है ना। FATF बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद हो FATF पर शॉर्ट नोट आ सकता है। FATF को स्टैब्लिश किया गया जुलाई 1989 में बाय G7, है ना, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, उसका सबमिट हुआ था पेरिस में, है ना। इसका पहला शुरुआत में ऑब्जेक्टिव था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। फिर इसको FATF को आप ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग कह सकते हैं। पहले इसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए था, बाद में टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी इसमें जोड़ दिया गया। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसमें बहुत कंट्रीज के गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और कंट्रीज के अंदर एक पॉलिटिकल विल लाते हैं कि हमें टेररिज्म को रोकना है और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है कि नहीं। 2019 में FATF के जो मिनिस्टर्स थे उन लोगों ने और एक ओपन एंडेड मैंडेट दिया FATF को कि FATF का सर्टिफिकेशन भी जरूरी होगा बहुत सारी चीज़ों के लिए। जैसे FATF के ग्रे लिस्ट में आप हैं तो बहुत काम आप नहीं कर सकते, आपको लोन वोन नहीं मिल सकता। अगर ब्लैक लिस्ट में है तब तो आप समझिए आपको इंटरनेशनल कॉपरेशन ही नहीं मिलेगा, है कि नहीं। FATF रिकमेंडेशन देता है, स्टैंडर्ड्स बनाता है, और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, करप्शन है, टेररिज्म है, उन सबको आपको प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कॉपरेशन कराता है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग करके कोई भागता है दूसरे कंट्री में तो उसमें भी वो अथॉरिटीज़ को हेल्प करता है कि आप क्रिमिनल्स को पकड़िए, हम आपको मदद करेंगे। जो वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ना, टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, वर्चुअल एसेट्स है, इन सब को रोकने में FATF मदद करता है। तो बेसिकली तुम लोग टिक भी लगाए होगे कि FATF का जो एरिया है वो क्या क्या है। तो सर FATF का एरिया तो सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग था, क्या था, मनी लॉन्ड्रिंग। अब टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी इसी के अंदर हो गया। उसके बाद अब आपको अगला वर्चुअल एसेट्स जिसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। उसके बाद हाँ मास डिस्ट्रक्शन, उसके बाद ऊपर में इलीगल ड्रग्स, कहाँ पर है, पॉइंट F में, हाँ ये हो गया नंबर 4, ये हो गया 5, इलीगल ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड अदर क्राइम। सब मिला के कितने पॉइंट हो गए, 5। पांचों पॉइंट को जल्दी जल्दी एक बार पढ़ जाओ तो सो दैट कि FATF के बारे में तुम लिख सको। FATF क्या क्या करता है बताओ, किन किन सेक्टर्स में काम करता है। नंबर 1 बोलो मनी लॉन्ड्रिंग, नंबर 2 टेरर फाइनेंसिंग, नंबर 3 वर्चुअल एसेट लाइक क्रिप्टो करेंसी, नंबर 4 वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, नंबर 5 इलीगल ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड अदर क्राइम्स। इन सबको रोकने में क्या करता है, इंटरनेशनल कॉपरेशन देता है ना, यही है ना। चलिए जी, एक एशिया पैसिफिक ग्रुप भी बनाया गया मनी लॉन्ड्रिंग पे, है ना, जो आपका ये एक रीजनल नाम से लग रहा है एशिया पैसिफिक रीजन के लिए है। तो एक रीजनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बॉडी है और इनका भी यही काम था कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर क्या बनाना, स्टैंडर्ड्स बनाना। क्या बनाना, स्टैंडर्ड्स बनाना। किसके रिकमेंडेशंस पे, FATF। तो देखा जाए तो FATF को, ये भी FATF को ही फॉलो करता है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कंट्रीज को हेल्प करे लॉ बनाने में। लॉ किस चीज में, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए लॉ बनाने में, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए लॉ बनाने में, है ना। इंडियन इनिशिएटिव अगर देखें तो पोमला नाम का एक्ट पास हुआ, दैट इज PMLA, है ना, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। PMLA के अंदर आपको मालूम होगा ED, जो ED है वो सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है। ED के अंदर कौन कौन हो गया, एक तो मेन ED हो गया, फिर एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और भी बहुत सारे ऑफिसर्स होंगे। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज को अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मैटर को वो एडजुडिकेट कर सकें। और एक अपीलेट ट्राइब्यूनल भी आपको बनाया गया। वो अलग बात है कि जो अपीलेट ट्राइब्यूनल बनाया गया था स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वही इस एक्ट के लिए भी क्या मान लिया जाएगा, अपीलेट ट्राइब्यूनल मान लिया जाएगा। तो पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास केस जाएगा, उसके फैसले से खुश नहीं है तो अपीलेट अथॉरिटी, मतलब अपीलेट ट्राइब्यूनल के बाद सीधा हाई कोर्ट। सीधा क्या है, हाई कोर्ट। आपने यहाँ साइड में लिखा भी होगा कि इस तरीके से अपील होता है। उसके बाद अगर PMLA के अंदर कोई क्रिमिनल मैटर है तो क्रिमिनल मैटर तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी देख नहीं सकता, तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट भी बनाया गया है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा किसके साथ मिलके, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और जो भी क्रिमिनल मैटर्स होंगे उसको वो स्पेशल कोर्ट देखेगा। ED के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है तो बता ही दिया था। ED का काम बेसिकली 3 एक्ट में है, PMLA, FEMA और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर। ये आपका एक तरीके का एनफोर्समेंट रेगुलेटर है, एनफोर्समेंट रेगुलेटर है। ED किसके अंदर काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक आपका फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIUIND,
ये एक तरीके से समझो कंपनीज एक्ट के अंदर जो आरओसी काम करता है वही यहाँ पर पीएमएलए के अंदर वो एक एज अ रजिस्ट्रार ही काम करता है। इसका बेसिकली क्या काम होता है आपको याद होगा, सबसे पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, इंफॉर्मेशन को शेयर करना, इंफॉर्मेशन को डिपॉजिट करके रखना एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी, अथॉरिटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना और रिसर्च एंड एनालिसिस करते रहना। कि ये सारे इंफॉर्मेशन किससे जुड़ा हुआ, कैश से जुड़ा हुआ, ब्लैक मनी से जुड़ा हुआ है ना, इन सब से जुड़ा हुआ सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको इनके यहाँ मिल जाएगा। यही काम है किसका, FIUIND है ना। चलिए जी, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब बता दिया था। कोई भी सबसे पहले तो शेड्यूल ऑफेंस होता है, शेड्यूल ऑफेंस आपको याद करना है। शेड्यूल ऑफेंस अगर पार्ट ए है तो याद रखिएगा इसमें तो 1 रुपया का भी ऑफेंस कर देगा तो भी वो शेड्यूल ऑफेंस हो जाएगा, ठीक है। इसमें याद होगा नारकोटिक्स सबसे जुड़ा हुआ है। पार्ट बी में तभी जब कम से कम मनी कितना इन्वॉल्व हो, 1 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा। इसमें मर्डर, किडनैपिंग और आर्म्स है। पार्ट सी में क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन है, इसके लिए भी कोई लिमिट नहीं है, 1 रुपया का भी हो गया तो भी। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के अंदर के कोई भी ऑफेंस को करोगे तो वो माना जाएगा शेड्यूल्ड ऑफेंस। शेड्यूल ऑफेंस करके जो भी पैसा कमाओगे वो क्या हो जाएगा, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को अगर अक्वायर करोगे, ओन करोगे, पजेस करोगे, ट्रांसफर करोगे या किसी ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लगा हुआ है उस ट्रांजेक्शन में एंटर करोगे, या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को कंसील या एड्स इन कंसीलमेंट छिपाओगे या छिपाने में मदद दोगे तो माना जाएगा आपने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध कर दिया। याद है ना। मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस बता ही दिया था, 3 में होता है, बोलो कौन कौन, प्लेसमेंट, क्लियरिंग एंड इंटीग्रेशन। याद होगा बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडियरीज, इनको सबसे पहले बोला गया है कि आपको अपने सारे के सारे क्लाइंट का, कस्टमर का जो विद इन अ मंथ वो जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं उन सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और अगर कोई डाउटफुल ट्रांजेक्शन होगा तो तुरंत ईडी को बता देना है। दूसरा, अगर आपके यहाँ कोई कस्टमर अकाउंट बंद भी कराता है उसके बाद भी अगले 10 साल तक उसका पूरा रिकॉर्ड आपको अपने यहाँ मेंटेन रखना है। तीसरा, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है कस्टमर की तरफ से उसको आप कॉन्फिडेंशियल रखेंगे और उसको क्रॉस सेलिंग के लिए आप बेचेंगे नहीं। FCRA का भी कंप्लायंस आपको करते रहना है। अगर ये सारे कंप्लायंसेस करते रहेंगे तो इनके ऊपर कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी अगर फ्रॉड होता भी है तो, मनी लॉन्ड्रिंग होता भी है तो। बाकी KYC नॉर्म्स सबको मानना है ना, KYC नॉर्म्स सबको मानना है। चलिए, KYC नॉर्म्स के अंदर याद रखिएगा जितने भी बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन लोग को KYC पॉलिसी बनाना है। KYC पॉलिसी में कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन और रिस्क मैनेजमेंट, इन मैटर्स के ऊपर उनको पॉलिसी तो जरूर बनाना है। KYC पॉलिसी के लिए कस्टमर कौन कौन माना जाएगा, बैंक का जिसका अकाउंट वहां पे मेंटेन हो रहा है या जो जिसका बैंक के साथ क्या है बिजनेस रिलेशनशिप, या जिसके बिहाफ पर अकाउंट मेंटेन हो रहा है। जो प्रोफेशनल्स इंटरमीडियरीज होते हैं उनके अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, या मालूम चला आपका अकाउंट नहीं खुला है लेकिन आपने कोई एक हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कर दिया जो शक पैदा कर रहा है, तो इन सबको माना जाएगा कस्टमर और इन सब पे KYC नॉर्म्स लागू होंगे। KYC पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके कहीं मनी लॉन्ड्रिंग करना दिया जाए, है ना। इसलिए KYC पॉलिसी लगाने से कम बैंक को पता होगा कि हमारे कस्टमर कौन है और फिर उस तरीके के क्रिमिनल्स को पकड़ने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ठीक है, आपको याद होगा ये KYC डायरेक्शन अब हर रेगुलेटेड एंटिटीज को मानना जरूरी है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि रेगुलेटेड एंटिटीज कौन कौन होता है, तो आपको याद होगा सबसे पहले तो सारे बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, जितने भी बैंक्स हैं, है ना, इन टोटल घूम फिर के क्या बैंक, सारे बैंक। दूसरा, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑल NBFC, है ना, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और ऑल ऑथराइज्ड पर्सन, जो आपको FEMA के अंदर जो ऑथराइज्ड पर्सन सब होते हैं उन सबको रेगुलेटेड एंटिटीज माना गया और इन सबको KYC नॉर्म्स बनाना भी है और उसको फॉलो भी करना है, और खासकर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर इनका बहुत तेज होना चाहिए। इनको पता होना चाहिए कि हमारा कस्टमर कौन है। पनिशमेंट की बात करें तो याद रखिएगा सबसे पहले तो अगर मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़े गए तो 3 साल से लेके 7 साल तक का रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है
और अगर आप नारकोटिक्स से जुड़ा हुआ कोई काम करते हुए पकड़े गए तो वो 7 साल क्या बन जाएगा, 10 साल। और बाकी जो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो भी कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। जो भी ऑफेंस होगा वो कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल भी होगा। अब चूंकि यह एक डिफेंस होता है, जब तक ईडी या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट खुद ऑर्डर न कर दे, कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी स्पेशल कोर्ट पोमला का केस, पीएमएलए का केस का कॉग्निजेंस नहीं लेगा। न पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेगा, नहीं स्पेशल कोर्ट उस केस को लेगा, जब तक कि कंप्लेंट इन लोगों की तरफ से आ ना जाए। तो आम आदमी के कहने पे कोई कंप्लेंट लिया नहीं जाएगा, क्योंकि क्या है, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है ना, ऐसे तो सब एक दूसरे को फंसा देगा। उसके बाद आपको याद होगा इसके ऊपर एक चार्ट बना हुआ है, ये वाला चार्ट याद है ना। सबसे पहले बताइए पिक्चर में कौन आता है अगर उसको शक हो जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, तो डायरेक्टर या एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर। अगर इनको लगता है कि कहीं पे मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कुछ हो रहा है तो सबसे पहले ये लोग एंट्री करते हैं, छापा मारते हैं, सर्च करते हैं और कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिला तो उसको सीज कर लेते हैं। सीज करने के बाद वो चाहें तो 180 दिन का प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हैं और 180 दिन के अंदर इनको चार्जशीट फाइल कर देना है, कहाँ, स्पेशल कोर्ट में। फिर स्पेशल कोर्ट आपको जो नॉर्मल कोर्ट है उसको रिक्वेस्ट करेगा कि हमने सब कुछ देख लिया है, अब कन्फिस्केशन ऑर्डर पास किया जाए। क्लियर है जी। बाकी यहाँ जो प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर आएगा वो 90 डेज में, मतलब जब भी ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर 90 डेज में उसको एग्जीक्यूट कर देना है, नहीं करेंगे तो फिर उस ऑर्डर का कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन एक बार अगर एग्जीक्यूट हो गया तो 180 दिन तक प्रोविजनल अटैचमेंट हो सकता है, ये है ना। चलिए जी, अब आपको याद होगा यूएपीए है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, यूएपीए। फुल फॉर्म बोलो। ज्यादातर जो टेररिस्ट होते हैं उनके ऊपर यही लॉ लगता है, यूएपीए। फुल फॉर्म बोलो यूएपीए का। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। जरा ध्यान से सुनिए इसके अंदर क्या है। इसके अंदर यहां पर साफ साफ बोला हुआ है कि याद रखिएगा, कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी से कोई इंडिविजुअल या एसोसिएशन अगर जुड़ा हुआ होगा तो उसके ऊपर यूएपीए लगाया जा सकता है। अब यूएपीए के हिसाब से अनलॉफुल एक्टिविटी है क्या, तो अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब आपने कोई भी ऐसा काम किया जिससे लग रहा है कि भारत से किसी टेरिटरी को आप अलग करना चाहते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल पंजाब वाला क्या है, खालिस्तान, तो वो यही तो करना चाहता है, पंजाब का मतलब पंजाब को भारत से अलग करके एक नया देश बनाना चाहता है, यही है ना। तो ये गलत है, उसके ऊपर अगर ऐसा कोई करता हुआ पकड़ा गया तो उसके ऊपर क्या लगेगा, यूएपीए। दूसरा, आप भारत की सॉवरेनिटी और जो इंटीग्रिटी है उसको क्या करना चाहते हैं, डिस्क्लेम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, डिसरप्ट करते हैं और परेशान करना चाहते हैं। उसके बाद भारत के खिलाफ लोगों में गुस्सा पैदा करना चाहते हैं। तो याद रखिएगा इस एक्ट के सेक्शन नंबर 51A के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि ऐसे लोगों का फंड, ऐसे लोगों का फाइनेंशियल एसेट, ऐसे लोगों का इकोनॉमिक रिसोर्सेज को क्या किया जा सकता है, फ्रीज, सीज और अटैच किया जा सकता है। ठीक है जी। तो ये था आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। चलिए जी, अब मैं कंपटीशन एक्ट पे आता हूं, जरा पेज नंबर बताना। कंपटीशन एक्ट का दोनों पार्ट करा दूंगा, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि आपका टाइम खराब ना हो। बता दो पेज नंबर 175। 175 ईसीआईपीएल में तो तुम्हारा आईपीएल अगर अच्छे से कर लो तब तो मौजा ही मौजा है। नहीं, आ जाओ भाई, कंपटीशन एक्ट फर्स्ट एंड कंपटीशन एक्ट सेकंड। पहले कंपटीशन एक्ट फर्स्ट कर लेते हैं। चलो, इसमें तो बहुत सारे चार्ट्स हैं, है ना। पहले मैं चार्ट से करा दूं सारा, उसके बाद लाइन बाय लाइन करेंगे, हैं। चलो, सबसे पहले कंपटीशन होता क्या है, तो सर कंपटीशन एक इकोनॉमिक राइवलरी है। मतलब कैसी दुश्मनी है, इकोनॉमिक राइवलरी है लोगों के बीच में, प्रोड्यूसर्स के बीच में, सेलर्स के बीच में, बिजनेसमैन के बीच में, सो एज टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर्स, है ना। इसी को बोलते हैं क्या हम, कंपटीशन। बाकी कंपटीशन करते वक्त बहुत लोग फेयर मीन्स का भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत बार वो अनफेयर मीन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। फेयर मीन्स का इस्तेमाल करेंगे तो फेयर कंपटीशन है, वो बहुत अच्छी चीज है।
लेकिन अनफेयर कंपटीशन करेंगे तो उससे ना तो कस्टमर का भला होता है, ना ही बिजनेस का भला होता है, ना ही इकोनॉमी का भला होता है, ना ही कंट्री का भला होता है। सबका सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। ठीक है, एक बार मैं साइन कर दूं बच्चों का। तुम लोग इतना लेट क्यों हो गया बच्चा सब? अभी मुझे मालूम है, देखना एग्जामिनेशन सेंटर पे भी सब मेरे से साइन करवाएगा। तुम लोग का ग्रुप 1 है? अच्छा ठीक, चलो ऑल द बेस्ट, खूब अच्छे से एग्जाम देना। इसमें नाम जो है, एक का नाम है मुन्नू, एक का नाम है चुन्नू। ठीक, चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना। चलिए, कंपटीशन ये है ना, इकोनॉमिक राइवलरी है ना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। फेयर मीन्स से भी कंपटीशन लोग करते हैं, अनफेयर मीन्स से भी करते हैं। फेयर मीन्स अच्छा माना जाता है, अनफेयर मीन्स खराब माना जाता है। अब चार्ट के थ्रू देखते हैं कंपटीशन एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है। फेयर कंपटीशन को एनकरेज करना और अनफेयर कंपटीशन को डिस्करेज करना। ठीक है, अगर आप फेयर कंपटीशन मार्केट में रखेंगे तो उसके बहुत फायदे हैं। पहला, कस्टमर को ब्रॉड रेंज ऑफ सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलना शुरू होगा, है ना। जो लूज है, लूज का मतलब बेकार जो हो रहा है, बर्बादी को रोका जाता है कंपटीशन से। जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में जो कंपनी के मैनेजर्स हैं, स्टाफ हैं, वो काफ़ी इफेक्टिवली काम करते हैं। जो मार्केट है वो डायनेमिक और एफिशिएंट बन जाता है, और मार्केट में नए नए इनोवेशंस, टेक्नोलॉजिकल अपडेशंस, ये सब होने लगते हैं। अगर फेयर कंपटीशन हुआ तो, अनफेयर कंपटीशन हुआ तो बर्बादी की तरफ ही ले जाता है कि नहीं। चलिए जी, बाकी आपको याद होगा एमआरटीपी एक्ट को खत्म करके क्या लाया गया था? कंपटीशन एक्ट लाया गया था। एमआरटीपी एक्ट वाज बेस्ड ऑन प्री लिबरलाइजेशन सिनेरियो, बट कंपटीशन एक्ट इज बेस्ड ऑन पोस्ट लिबरलाइजेशन सिनेरियो, है ना। बाकी याद होगा एमआरटीपी एक्ट का ऑब्जेक्टिव होता था कि हम मोनोपोली होने ही नहीं देंगे, लेकिन कंपटीशन एक्ट का कहना है कि फेयर कंपटीशन करते हुए अगर मोनोपोली कर भी लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत बात नहीं है। कंपटीशन एक्ट के अंदर डोमिनेंट होना ही बुरा नहीं है, बस डोमिनेंसी का गलत इस्तेमाल करना बुरा है। लेकिन एमआरटीपी एक्ट के अंदर डोमिनेंट होना ही बुरा माना जाता था। कॉम्बिनेशन को रेगुलेट नहीं करता था एमआरटीपी एक्ट, लेकिन कंपटीशन एक्ट कॉम्बिनेशन को रेगुलेट करता है। और सीसीआई के पास फॉरेन ओरिजिन के कार्टेल को भी इंक्वायर करने का पावर है, जो पावर एमआरटीपी कमीशन के पास नहीं होता था। तो एमआरटीपी एक्ट खत्म हुआ, कंपटीशन एक्ट लाया, और एमआरटीपी कमीशन खत्म हुआ और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आया। ये है ना। रेलेवेंट मार्केट का के अंदर के रेलेवेंसी को आप किससे चेक करेंगे? या तो रेलेवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट, ज्योग्राफिकल वाइज, और प्रोडक्ट मार्केट, प्रोडक्ट वाइज। प्रोडक्ट में सिमिलैरिटी है तो रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट हो गया। ज्योग्राफी मतलब जगह को लेके है तो वो क्या हो गया? आपका रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट हो गया। जैसे खट्टे चीजों के लिए ज्यादातर साउथ इंडिया क्या माना जाएगा? रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट, है ना। यही है ना। अब जैसे मुझे लगता है कि साउथ इंडिया में ज्यादातर चीजों में खट्टापन डाला जाता है, और गुजरात मीठे चीज़ों के लिए गुजरात में ज़्यादातर मीठा चलता है। और रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट तो भाई ये तो प्रोडक्ट के जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो एक दूसरे के क्या माने जाएंगे? रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट माने जाएंगे। जैसे पेन पेंसिल एक दूसरे का रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट माने जाएगा, उन दोनों में कंपटीशन हो भी सकता है। पेन ज़्यादा बिकेगा तो सिंपल सी बात है पेंसिल कम बिकने लगेगा। जब मालूम चला अभी क्लास 6 से स्टार्ट करते हैं पेन से लिखवाना, लेकिन अगर क्लास 1 से ही पेन से लिखवाना स्कूल वाला शुरू कर देगा तो ऑटोमेटिकली पेंसिल की बिक्री क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कंपटीशन है। टी कॉफ़ी में कंपटीशन है, लोग ज़्यादा चाय पीने लगेंगे तो कॉफ़ी कम हो जाएगा, कॉफ़ी ज़्यादा पीने लगेंगे तो चाय का डिमांड कम हो जाएगा। आइए, जो कंपटीशन एक्ट के अंदर रेगुलेटर्स हैं, एक तो सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एक रेगुलेटर है, और उसको असिस्ट करने के लिए कौन है? डीजी, डायरेक्टर जनरल। आपको याद होगा ये एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है। क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है। उसके बाद पहले कैट हुआ करता था, कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल, लेकिन कैट को खत्म कर दिया गया। कैट का पावर किसको दे दिया गया? एनसीएलएटी। तो सीसीआई के खिलाफ कहां अपील होता है अब? एनसीएलएटी के अंदर, है ना। आइए जी, जो आपका कंपटीशन एक्ट है वो बेसिकली 3 चीजों से डील करता है। द फर्स्ट इज एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, सेक्शन नंबर 3, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, सेक्शन नंबर 4, एंड कॉम्बिनेशन, सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 6। याद है ना ये? चलिए जी, बाकी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट है जिसका कंपटीशन के ऊपर एएईसी है। एएईसी मतलब एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन है। अगर किसी भी एग्रीमेंट का कंपटीशन के ऊपर एएईसी हो गया तो दैट एग्रीमेंट बिकम्स द एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट एंड दैट विल बी नल एंड वॉइड। मालूम है ना।
प्रीडेटरी प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव हमेशा होता है कि गुड्स को आप बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेच रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप बेचना चाहते हैं, बस इसलिए कि आपको कॉम्पिटिटर का शिकार करना है ना। तो कॉम्पिटिटर को खत्म करने के लिए, कंपटीशन को खत्म करने के लिए अगर आप बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप अगर बेच रहे हो अपने माल को, तो इसका मतलब है कि वो प्रीडेटरी प्राइसिंग है, वो मार्केट प्राइसिंग नहीं है ना। कॉम्बिनेशन कौन होता है भाई? तो कॉम्बिनेशन का मतलब कमिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर पर्सन और द एसोसिएशन ऑफ पर्सन लाइक मर्जर एंड अमलगमेशन और द टेक ओवर और द जॉइंट वेंचर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिक्कत यह है कि इनका एक्विजिशन, मर्जर, एमलगमेशन, इनसे हुआ क्या, जो कंबाइंड एंटिटी बन के निकली है उसका जो एसेट है और जो टर्नओवर है वो जो प्रेस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे एक्सीड कर जा रहा है। तो जब उससे एक्सीड करेगा तो फिर वो मर्जर एंड अमलगमेशन या वो टेक ओवर क्या माना जाएगा कि जैसे ये कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। और अगर कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है तो कॉम्बिनेशन जो प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन है उसको सीसीआई से पहले अप्रूव करवाना पड़ता है। सीसीआई पहले चेक करता है कि ये प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन से कहीं मार्केट पर एएईसी तो नहीं हो जाएगा या एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन तो नहीं हो जाएगा। अगर उनको ऐसा लगता है तो फिर वो क्या करते हैं, वो उस कॉम्बिनेशन को अप्रूव नहीं करते हैं। लेकिन अगर उनको सब कुछ ठीक लगा तो फिर वो कॉम्बिनेशन को अप्रूव कर देते हैं, फिर वो कॉम्बिनेशन आगे बढ़ सकता है। अपील की बात करें तो सबसे पहले मामला किसके हाथ में रहेगा? सीसीआई। सीसीआई के बाद एनसीएलएटी है ना, और एनसीएलएटी के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट। और ये दोनों ही बार अपील, फर्स्ट अपील सेकेंड अपील कितने कितने दिन में होना है? 60 दिन में होना है। ठीक है जी। अब लाइन बाय लाइन कर लेते हैं। ये सब तो हो ही गया था, हो गया ना ये सब। इसमें तो ज़्यादा कुछ ऐसे है नहीं। डीजी आपको मालूम है, डीजी क्या होता है? आपका इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होता है। मेन इधर देख लेते हैं, मेन तो इधर है ना सेकेंड पार्ट में। ठीक है जी। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट का कुछ एग्जांपल दीजिए, मतलब प्रिज्यूम्ड, मतलब जरूरी नहीं कि ये होगा ही, लेकिन इस पर शक किया जाता है। बताओ कौन कौन? टाइन अरेंजमेंट, एक चीज के साथ दूसरा चीज जोड़ के बेचने की कोशिश करते हैं। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, अगर हम आपने कोई चीज खरीदा है तो उसके साथ वाली चीज भी आपको मेरे से ही खरीदना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, यही कि अगर आप हमारे माल को बेचते हैं तो इसी एरिया तक बेच पाएंगे, इस एरिया से बाहर आप बेच नहीं पाएंगे। उसके बाद रिफ्यूजल टू डील, अगर मेरे कॉम्पिटिटर से डील किया तो हम तुमसे फिर डील नहीं करेंगे। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, मतलब रिटेलर कितने में बेचेगा उसको भी आप ही रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। एमआरपी बता सकते हैं आप, लेकिन ये नहीं बता सकते कि इससे कम पर नहीं बेचोगे। आप ये बात नहीं बोल सकते, इससे ज्यादा पर नहीं बेचोगे ये चलेगा, पर इससे कम पर बेचोगे ये चलेगा नहीं। चलिए, कभी भी अगर ऐसा लगता है कि कोई एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट हो रहा है या एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन हो रहा है, तो चाहे सीसीआई अपने मर्जी से, चाहे उनको कहीं से कंप्लेंट मिला है किसी भी पर्सन से, कंज्यूमर से, कंज्यूमर एसोसिएशन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से, वो चाहे तो सबसे पहले अगर उसको लगता है प्राइमा फेसी केस बन रहा है तो सबसे पहले वो किसको भेजता है? डीजी को। किसको भेजता है? डीजी को, कि जाओ भाई और इस पर एक बार इन्वेस्टिगेशन करके अपना रिपोर्ट दो। डीजी जाता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपना रिपोर्ट देता है। वो रिपोर्ट सीसीआई पे बाइंडिंग नहीं है। अब सीसीआई उसके बाद देखता है कि लगता है कि कुछ कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, ऐसा रिपोर्ट में लिखा हुआ है, तो फर्दर इंक्वायरी भी करवा सकता है। जो भी इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट होगा वो दोनों पार्टी को दे दिया जाएगा, जिसके कहने पे इन्वेस्टिगेशन हुआ है और जिसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है। बाकी याद होगा, अगर सारा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अगर लगता है कि कॉन्ट्रावेंशन हुआ है कॉम्पिटिशन एक्ट का, या अनफेयर कॉम्पिटिशन हुआ है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट हुआ है, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन हुआ है, तो उस केस में सबसे पहले सीसीआई ऐसी चीजों को डिसकंटिन्यू करने का ऑर्डर दे सकता है। दूसरा, वो पेनल्टी लगा सकता है जितने फाइनेंस जो आपका लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज टर्नओवर है उसका 10%, या जितने भी साल में क्या हो रहा था आपका डिफॉल्ट हो रहा था उतने साल के प्रॉफिट का कितना 3 गुना। इन दोनों को आपस में कंपेयर कर दीजिए, जो हायर है वहां तक का वो पेनल्टी लगा सकता है। वो एग्रीमेंट को मॉडिफाई करवा सकता है और भी ऑर्डर डायरेक्शन दे सकता है, कंपनसेशन देने के लिए बोल सकता है, जो उसको सही लगे। याद रखिएगा, सीसीआई खुद पहले तो पेनल्टी आपको लेने के लिए जाएगा, लेकिन अगर उसको लगता है कि उससे पेनल्टी नहीं लिया जा पा रहा है तो वो इनकम टैक्स ऑफिसर को अंडर इनकम टैक्स एक्ट रेफर कर देगा। फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी छापा छुपू मार के पूरा पैसा रिकवर करके सरकार के खजाने में डाल देगा। ये ना, ठीक है जी।
बाकी कहीं पर AAEC हुआ है कि नहीं, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन हुआ है कि नहीं हुआ है, इन सबको पता करने के लिए CCI जनरली इन सारे फैक्टर पे एक बार नजर डालता है कि कितना बैरियर है फॉर एंट्री इनटू द मार्केट, लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन कैसा है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक्सटेंट कितना है, सब्स्टिट्यूट्स कितने अवेलेबल हैं, कॉम्पिटिटर का साइज और इंपॉर्टेंस कितना है, डिपेंडेंस ऑफ कंज्यूमर ऑन दैट एंटरप्राइज, मोनोपोली और डोमिनेंट पोजीशन क्या सरकार से मिला है, गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से मिला या अदर फैक्टर, और इन अदर फैक्टर, इन सारे चीजों को देखने के बाद ही वो फैसला करता है कि एक्शन लेना है कि नहीं। प्रीडेटरी प्राइसिंग बता ही दिया। बिड रिगिंग, बिड रिगिंग के अंदर क्या होता है, बिडिंग, बिडिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन, लेकिन बिडिंग के प्रोसेस को आप खराब करते हैं तो आप कंपटीशन को बर्बाद करते हैं। बिड रिगिंग का क्या क्या तरीका हो सकता है, लोग आइडेंटिकल बिडिंग ही कर देते हैं, सब एक जैसा ही बिडिंग कर देता है, आपस में ही लोग एग्रीमेंट कर देता है कि इस बार लोएस्ट बिड कौन करेगा, आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम एक दूसरे के खिलाफ बिडिंग नहीं करेंगे, आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हमारा तो जो हो सो, लेकिन आउटसाइडर को नहीं आने देंगे, और उसके बाद ये लोग रोटेशनल बेसिस पर आपस में ही तय कर लेते हैं इस बार मैं जीतूंगा, अगले बार तुम जीत जाना, उसके अगले बार तुम जीत जाना, ये सब बिड रिगिंग माना जाएगा। एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, सबसे पहले डोमिनेंट वो है जो जिसको रेलेवेंट मार्केट में कॉम्पिटिटर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, और दूसरा वो जब चाहे अपने कॉम्पिटिटर को अफेक्ट कर सकता है, इतनी ताकत उसके अंदर है। तो अगर ये दोनों ताकत उसके अंदर है तो वो एक डोमिनेंट है। हाँ, डोमिनेंसी का एब्यूज करना बुरा है, डोमिनेंट होना बुरा नहीं है। कब माना जाएगा कि आपने अपने डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज किया, आप अनफेयर कंडीशन और प्राइस लगा रहे हैं, प्रीडेटरी प्राइसिंग कर रहे हैं, आप टेक्निकल डेवलपमेंट को रोक रहे हैं, नए लोगों को अंदर आने नहीं दे रहे हैं मार्केट में, मार्केट एक्सेस डिनाई कर रहे हैं, और एक मार्केट का डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल दूसरे मार्केट में कर रहे हैं, तो ये सब एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन माना जाएगा। अगर कभी भी CCI को लगता है, अगर कभी भी CCI को लगता है कि कोई एंटरप्राइज डोमिनेंट पोजीशन है ना, डोमिनेंट पोजीशन में है और लगता है वो एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कर रहा है, तो उसका वो डिवीजन भी करवा सकता है, मतलब उसको तोड़ सकता है ना। तो अगर ऐसा लग रहा है कि कोई भी एंटरप्राइज एब्यूज कर रहा है अपने डोमिनेंट पोजीशन का, तो वो एब्यूज ना कर पाए, इसलिए उसकी डोमिनेंसी को ही खत्म कर दो। डोमिनेंसी को खत्म करने के लिए उस कंपनी के कुछ प्रॉपर्टी राइट्स, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशन को ट्रांसफर किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को एडजस्ट किया जा सकता है, कुछ शेयर्स, स्टॉक और सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट हो सकता है नए लोगों को, है ना, और उसके बाद पुराने का वाइंडिंग अप या कुछ नए और कंपनीज को बनाया जा सकता है। और ये सब करते वक्त कंपनीज एक्ट नॉट विस्टैंडिंग चलेगा। क्या चलेगा? नॉट विस्टैंडिंग, क्योंकि कंपटीशन एक्ट नॉट विस्टैंडिंग है ना, मतलब कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस यहाँ पे बीच में तंग करने नहीं आएंगे, यहाँ से जो ऑर्डर आ गया वो हो ही जाएगा। कॉम्बिनेशन बता दिया था, मर्जर एंड अमलगमेशन एंड टेक ओवर, लेकिन जो कंबाइंड एंटिटी है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से आगे बढ़ गया इन टर्म्स ऑफ एसेट्स और टर्नओवर। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। याद होगा ये चेंज हो गया था, याद है ना? तुम लोग के बुक में पुराना है कि नया है? ये रेड वाला जो आ रहा है देख लो, नया है ना, तुम्हारे में पुराना है, पेन से लिखा हुआ है ना, आपको मालूम है ना चेंज हो गया है ये। चलो, इसमें बड़ा अच्छा तरीका बताया था, एसेट से टर्नओवर कितना गुना होता है? 3 गुना, और एंटरप्राइज से ग्रुप लेवल 4 गुना। बस उसका एक एक्सेप्शन है, याद होगा, इंडियन लेग वाला जो है बराबर ही रहता है, ये वाला, बाकी सब बराबर होता है। चलो शुरू करो, इसमें से तुमको याद सिर्फ क्या कर लेना था, ये याद कर लोगे तो लगभग सब हो गया। पूछो कैसे? इन इंडिया एसेट कितना? 250 है ना, 2,500 करोड़ से ज्यादा अगर एसेट हो जाता है तो टर्नओवर इसका सीधा 3 गुना। वर्ल्ड वाइड विद इंडियन लेग हो जाएगा तो 1.25 बिलियन विथ एटलीस्ट 1250 करोड़ इन इंडिया, है ना। इसी को टर्नओवर कर दो, 1.25 क्या हो जाएगा? 3.75, और ये 1250 क्या हो जाएगा? 3750। तो सीधा इसका 3 गुना है। अच्छा, अब एसेट्स के तो मैं बोला इसी को सिर्फ याद करना, कुछ याद नहीं करना। इसका 3 गुना इसको बना देना, और इसका 4 गुना नीचे वाले को बना देना, इतना ही है ना। चलो आ जाओ, ये 2,500 कितना बन जाएगा? 10,000। ये 1.25 क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। लेकिन यही बस एक्सेप्शन है, ये सेम ही रह जाता है, ये 4 गुना नहीं हो पाता, मालूम है ना, इंडियन लेग वाला। इधर देख लो, इसका टर्नओवर ये इसी से कर दो ना, ये क्या, तो 10,000 क्या हो जाएगा? 30,000, 3 गुना है ना। 5 क्या हो जाएगा? 15, 1250 क्या हो जाएगा? 3750।
इसी ढंग से याद सिर्फ यही वाला करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि इससे ग्रुप लेवल पर जाते वक्त इसका नहीं 4 गुना होना है, बस इतना ही है ना। बाकी इधर का तो 3 गुना हमेशा ही होना है, ठीक है। चलो बाकी याद होगा डी मिनिमिस एग्जेम्पशन, याद है। डी मिनिमिस एग्जेम्पशन का मतलब बहुत बार आप सामने वाले बहुत छोटी कंपनी को आप क्या करते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं या मर्जर और अमलगमेशन कर लेते हैं, जिसमें सामने वाली कंपनी बहुत छोटी है, बहुत छोटी कब मानी जाएगी, जब उसका खुद का एसेट कितना होगा, 450 करोड़ से कम या बराबर, है ना। और टर्नओवर कितना होगा उसका, 1250 करोड़ से कम या बराबर, उतने तक वाले को आप एक्वायर भी कर लोगे और उसकी वजह से अगर थ्रेशोल्ड एक्सीड भी कर जाता है तो भी वो कॉम्बिनेशन माना नहीं जाएगा। यही होता है ना डी मिनिमिस, ठीक है जी। बाकी बताया था रेगुलेशन नंबर 6 का कहना है कि अब जब भी कोई कॉम्बिनेशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो एक बार सीसीआई को एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, और सीसीआई को एप्लीकेशन कितने दिन में लगा देना है, विद इन 30 डेज। 30 डेज कहां से गिनेंगे, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल, जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल हुआ वो, या जिस दिन आपने वो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया जिससे कि मर्जर और अमलगमेशन या टेक ओवर होना है वो, है ना, इससे 30 दिन के अंदर, दोनों में से जो भी हो उससे 30 दिन के अंदर आपको फाइल करना है। उसके बाद कितने दिन का इंतजार करना है, 210 दिन का इंतजार करना है। अगर 210 दिन के अंदर उधर से कुछ नहीं आया तो डीम्ड अप्रूव्ड, डीम्ड अप्रूवल। लेकिन 210 दिन के अंदर अगर उधर से ना आ गया तो फिर अब आप उस कॉम्बिनेशन में आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, ये है ना। बाकी कॉम्बिनेशन का भी इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता है सीसीआई की तरफ से, ये देखने के लिए कि कहीं कॉम्बिनेशन का एएईसी ना हो जाए, और यहां भी डीजी का क्या माना जाएगा, रिपोर्ट माना जाएगा। आपको याद होगा इस केस में कंपनी को ही कहा जाएगा कि आप जो भी कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हैं उसको पब्लिश कीजिए, है ना। और पब्लिश करने के बाद जो भी पर्सन अफेक्टेड है वो खुद हमें आके बताएंगे कि साहब हमें इस कॉम्बिनेशन पे आपत्ति है। सारे आपत्तियों को सुनने समझने के बाद ही सीसीआई फैसला लेगा कि उस कॉम्बिनेशन को उसको अप्रूव करना है कि नहीं। आपको याद होगा सीसीआई का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का मतलब चाहे एग्रीमेंट भारत के बाहर हुआ हो, उस एग्रीमेंट का कोई एक पार्टी भारत के बाहर का हो, एंटरप्राइज भारत के बाहर का हो, कॉम्बिनेशन भारत के बाहर हुआ हो, एनी पार्टी टू द कॉम्बिनेशन भारत के बाहर का हो, कुछ भी भारत के बाहर भी हो, लेकिन अगर उसका असर इंडिया के मार्केट पे, इंडिया के कॉम्पिटिटिव मार्केट पे पड़ेगा तो उसको वो इंक्वायर कर सकता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। याद होगा सीसीआई के सामने जब भी केस लगेगा कंप्लेनेंट खुद से जा सकता है, डिफेंडेंट खुद से जा सकता है, और डीजी को रहना जरूरी होगा। ये तीनों चाहे तो खुद भी जा सकते हैं या किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट या किसी लीगल प्रैक्टिशनर को भी भेज सकते हैं। पेनल्टीज मैंने बता ही दिया कि अगर आप नहीं मानेंगे ऑर्डर्स किसका, सीसीआई का, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाया जा सकता है। पेनल्टी के साथ साथ 3 साल तक की जेल हो सकती है, 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है ना, और दोनों भी हो सकता है अगर आप सीसीआई के ऑर्डर्स को नहीं मानते हैं तो। बाकी एनसीएलएटी ही अपील सुनेगा किसके खिलाफ, सीसीआई के खिलाफ, है ना। क्लियर है जी। बाकी बता ही दिया सीसीआई के खिलाफ एनसीएलएटी, एनसीएलएटी के खिलाफ सीधा सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये कर लिया ना। ये सब ये भाई की कंपटीशन एडवोकेसी पर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कंपटीशन एडवोकेसी, है ना। चलो अब हो गया एफसीआरए पर आओ। एफसीआरए पेज नंबर यही है क्या, अरे अगले पेज पर आया हो। एफसीआरए में तो एक ही चार्ट था शानदार मजेदार वाला, उसको भी देख लेते हैं पहले चार्ट के थ्रू, उसके बाद एफसीआरए खो दिया क्या है लोग। आ गया, अपनी मर्जी से आता है, मन होता आता है, नहीं तो नहीं आता।
4:55 हुआ, 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक देता हूँ, ठीक है ना? थोड़ा सांस ले लो, नहीं तो मालूम चला कंपटीशन एक्ट में एफसीआर घुसा दोगे तुम लोग। क्या लगता है, ग्रुप 2 इजी है, ग्रुप 1? इजी तो कोई भी नहीं है, कम टफ कौन है? ग्रुप 2 ठीक है। हाँ ग्रुप 2, ग्रुप 2 में भी 4 सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए था? पहले था ना 4 4 8। आईपीएल को इन लोग को अलग सब्जेक्ट बना देना चाहिए था। हैं, टैक्स बहुत ज़्यादा है। या तो डीटी को अलग एक सब्जेक्ट और आईडीटी को अलग एक सब्जेक्ट बनाना चाहिए। ये बात सही है। डीटी अलग और आईडीटी अलग होना चाहिए था। कस्टम तो तुम लोग का प्रातः रिवीजन में करा दूंगा, पूरा कस्टम ही करा दूंगा, है ना? कस्टम का हो तो जाएगा, 2 घंटे में नहीं हो जाएगा कस्टम का रिवीजन? 5 हो जाएगा, स्पीड पकड़ेंगे नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। वैल्यूएशन के क्वेश्चन आना है, वैल्यूएशन से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, हर बार तो वही आता है वैल्यूएशन से ही। जिस हिसाब से वो वैल्यूएशन से पूछा जा रहा है, मुझे लग रहा है बाकी चैप्टर हटा ही देना चाहिए उसको। आ जाओ, एक वैल्यूएशन चैप्टर है बस, लेकिन उसके जो टर्मिनोलॉजी है वो तो पता होना चाहिए पहले से ना। कल है SBIL का, ऐसे करते करते मैं एग्ज़ाम तक पहुंच गया। नहीं, रात्रि रिवीजन, संध्या रिवीजन, दिन का रिवीजन और प्रातः रिवीजन। प्रातः रिवीजन में तो मुझे भी उठना पड़ेगा 3:30 बजे, 4 बजे यहाँ पहुँच जाऊँगा। 4 से 6 करूँ? 6 बजे छोड़ना पड़ेगा, तभी बच्चा 9 बजे तक पहुँच पाएगा। 6 से ज़्यादा लेट नहीं, तब तो फिर 4 से ही 6 करना पड़ेगा, 4:30 से नहीं चलेगा। 4:30 से 6:30 करूँ तो नहाएंगे ना, मुश्किल हो सकता है। हाँ, मेट्रो में देखते हुए जाना पड़ सकता है, फिर मुझे भी तो सेंटर पहुँचना है ना, है? नहीं आ पाऊँगा तो मैं नहीं खा पाऊँगा, तुम नहीं खा पाओगे। अब मैं खा लूँगा, वाह क्या बात है। बिना खाए पिए मत जाना एग्जाम में, ये गलती मत करना। एग्जाम में उतने ही देर में ये बहुत यूज़ होता है, उसमें भूख लग जाती है और एनर्जी होना चाहिए, हाथ पूरा, ऊपर से गर्मी का मौसम है। ठीक है, 9 से 12 ठीक है। ये ना हो कि बच्चा बाहर निकला, धूप दिखाएला, खत्म, इधर ही बैठता हूँ अब। ऐसा नहीं, टोपी वोपी पहन के जाना ना तुम लोग। चलिए शुरू करते हैं FCRA। 2 मिनट और बाकी रुकी, जब बोल दिया तो बोल दिया। गर्मी का मौसम ठीक होता है, बच्चा एकदम पसीना निकाल निकाल के एकदम गोरा गोरा हो जाता है। होता है ऐसा? नहीं, गर्मी में तो मुझे लगता है चेहरा साफ ज़्यादा रहता है, नहीं एज कम्पेयर टू ठंड। तो कुछ लोगों का ठंड में होता होगा, मुझे तो गर्मी पसंद है। मैं गर्मी में भी ये लाइन बोलता हूँ कि मुझे गर्मी पसंद है। कुछ लोग बस गर्मी में ठंड को अच्छा बोलेंगे, ठंड में गर्मी को अच्छा बोलेंगे, है ना? तनीषा कंडोई, कंडोई है ना टाइटल? ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? कंडोई तो बोला, अच्छा कंदोई, मुझे लगा पक्का मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, है ना? कहाँ घर है तुम्हारा तनीषा? द्वारका? नोएडा? नोएडा में कौन सा सेक्टर? सेक्टर 49? कहाँ पे 49 सेक्टर है? बरोला? बरोला कहाँ है? किधर, मेट्रो से किधर से जाते हो? सेक्टर 15 जाते हो ना, यही है ना, ब्लू लाइन ही तो है। हाँ, और फिर 15 में उतर के फिर वहाँ से ऑटो। अच्छा, ये बैटरी रिक्शा वाला? बैटरी वाला नॉर्मल ऑटो? बैटरी रिक्शा तो माम पलटा देता है कहीं पे भी, पूरे वो औकात से ऊपर चढ़ा लेता है आदमी सबको, और एक बार घूमता तो पूरा लेके ही गिर जाता है बैटरी रिक्शा वाला। और कुछ लोग एकदम शानदार होते हैं, हाथ से उठाए रखते हैं रिक्शा को एकदम एक बार में, देखा है मैंने।
एक बच्चा पूछ रहा है इसमें, सर मॉर्निंग का लेक्चर 100 + 50 का क्या मतलब है? मतलब पहले पिछली बार 100 टॉपिक्स कराया था ना, इस बार 50 टॉपिक्स और ऐड कर दिया, तो टोटल कितना टॉपिक्स कराऊंगा? 150 टॉपिक्स, ये है इसका मतलब। एक बच्ची ने लिख भी दिया वहां पे कि 100 + 50 = 150। देखा, शानदार मैथ्स है ना। तमन्ना झा लिख रही है, सर गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग, है ना। देवेश, समीर, खुशी यादव। चलो करते हैं शुरू। आ जाओ भाई। FCRA 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 FCRA, बताओ FCRA का क्या ऑब्जेक्टिव है? FCRA का काम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के एक्सेप्टेंस और यूटिलाइजेशन को क्या करना? रेगुलेट करना। फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन को क्या करना? रेगुलेट करना। रेगुलेट, अच्छा, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी सब लोगों का है या कुछ लोगों का? तो बाय सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पर्सन और द एसोसिएशन। रेगुलेट 3 तरीके से करेगा। बहुत जगह प्रोहिबिट ही कर देगा, बहुत जगह बोलेगा प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल लो, और बहुत जगह बोलेगा कि चलो इमरजेंसी में ले लिया तो कम से कम इंटीमेट कर दो। यही कहानी है ना। चलिए जी, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है जो तुम्हारे बुक में बना हुआ होगा लास्ट में जाके, वो भी चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला चार्ट याद है? ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो देखने में अजीब लग रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है वो। आ जाओ, पहले एक बार चार्ट करके ही याद करा दें। आ जाओ। FCRA के अंदर 2 चीजें आते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। फॉरेन कंट्रीब्यूशन पे तो तीनों चीजें हैं। प्रोहिबिशन, आपको याद होगा सेक्शन नंबर 3 के अंदर 8 कैटेगरी के लोग हैं जिनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से क्या किया हुआ है? प्रोहिबिट किया हुआ है, वो ले ही नहीं सकते। उसके बाद आपका परमिशन है, लेकिन आपको उस केस में देखिए सेक्शन 11 और 12 में FCRA लाइसेंस, ये सिर्फ किसके लिए होता है? एनजीओ, पर एनजीओ के लिए भी बोलते हैं FCRA लाइसेंस पहले आपको लेना पड़ेगा, तभी आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर पाओगे। और तीसरे में याद होगा इंटीमेशन, जो कैंडिडेट फॉर इलेक्शन है उसको इंटीमेट करना पड़ता है कि कैंडिडेट बनने के आसपास उसको कितने पैसे कहां कहां से प्राप्त हुए। अब आइए, आपका फॉरेन हॉस्पिटैलिटी में तो 2 ही चीज चलता है, प्रीवियस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, मतलब यहां पर प्रोहिबिशन का लिस्ट होता ही नहीं है, और इमरजेंसी का केस है तो उस केस में इंटीमेशन की बात आती है ना। तो ऐसा मिला कि 5 चीजें होती हैं, प्रोहिबिशन, है ना, प्रायर अप्रूवल, इंटीमेशन, प्रायर अप्रूवल और इंटीमेशन। ये है ना कहानी मोटा मोटा तौर पे। चलो जी, जल्दी जल्दी करके देखना शुरू करते हैं। लगता छोटा चैप्टर है पर है बहुत कुछ इसमें, है ना। आओ, सबसे पहले इस सेट का क्या ऑब्जेक्टिव बता ही दिया था। फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के यूटिलाइजेशन और एक्सेप्टेंस को क्या करना? रेगुलेट करना। ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब कोई भी चीज आपको किससे मिला? फॉरेन सोर्स से मिला, चाहे कोई सामान मिला, चाहे कोई करेंसी मिला, चाहे कोई फॉरेन सिक्योरिटी मिला, वो सब क्या माना जाएगा? फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। बाकी वो जो पहले मिला उसके ऊपर इंटरेस्ट जो मिला वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, चाहे चाहे डायरेक्टली मिला हो चाहे इनडायरेक्टली मिला हो, ये सब फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन के कुछ एक्सेप्शन होते हैं। पहला, अगर फीस के नाम पर मिला है, आप गुड्स और सर्विसेज ट्रेड एंड कॉमर्स करते हैं और उसके बाद आप एजेंट के थ्रू मिला है, इन्हीं दोनों चीज के लिए, तो ये सब क्या नहीं माना जाएगा? आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना नहीं जाएगा। फीस में कौन सा फीस है? एजुकेशनल फीस। बाकी कॉस्ट किस चीज का है? ट्रेड एंड कॉमर्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। ठीक है जी। फॉरेन कंपनी का यहाँ डेफिनेशन बहुत वाइडर है। फॉरेन कंपनी का मतलब जो भी आउटसाइड इंडिया बना है वो हमारे लिए फॉरेन कंपनी है। बाकी कंपनीज एक्ट वाला फॉरेन कंपनी की सब्सिडियरी, फॉरेन कंपनी का कोई भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और MNC, ये सब क्या माना जाएगा? आपका फॉरेन कंपनी यहाँ माना जाएगा। इसका मतलब फॉरेन सोर्स है वो, और फॉरेन सोर्स से कुछ भी लोगे दैट विल बी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। बाकी MNC वो है जिसका सब्सिडरी या ब्रांच या प्लेस ऑफ बिजनेस 2 और मोर कंट्रीज में है, या वो अपना बिजनेस करते हैं 2 और मोर कंट्री। 2 और मोर होते ही वो क्या हो जाएगा? MNC। क्या हो जाएगा? MNC। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का मतलब यहाँ पे कोई आपको ऐसा ऑफर मिला है जिसमें कॉस्ट ऑफ ट्रैवल मिल रहा है, फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मानी जाएगी। लेकिन कंसेशनल प्राइस पर दिया जा रहा है तो वो फिर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी माना
नहीं जाएगा, वो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉरेन सोर्स में आपको याद होगा फॉरेन का, मुझे लगता है इवन जानवर तक को पकड़ लिया है लोग, फॉरेन से जुड़ा हुआ सब, फॉरेन से जुड़ा हुआ सब, जैसे फॉरेन का गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एजेंसी, बस कुछ को छोड़ के, यूएन को छोड़ के, वर्ल्ड बैंक को छोड़ के, सच अदर एजेंसी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बताए। फॉरेन कंपनी, कोई भी कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री, एमएनसी, इन सबको फॉरेन सोर्स माना जा रहा है ना। उसके बाद कोई भी ऐसी कंपनी जो बनी तो कंपनीज एक्ट के अंदर है, लेकिन उसका 50% से ज्यादा कैपिटल गवर्नमेंट, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, कॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन कंट्री, ट्रस्ट सोसाइटी, अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ फॉरेन कंट्री, अगर उनके पास है तो ये इंडिया में होने के बावजूद भी वो फॉरेन सोर्स ही माना जाएगा। फॉरेन कंट्री का ट्रेड यूनियन, फॉरेन ट्रस्ट, सोसाइटी, क्लब, अदर एसोसिएशन ऑफ फॉरेन और सिटीजन्स ऑफ फॉरेन कंट्री, ये सब क्या माना जाएगा? फॉरेन सोर्स माना जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी किसको कहेंगे भाई? तो पॉलिटिकल पार्टी का मतलब कोई भी ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, जिसने इलेक्शन में अपने कैंडिडेट उतारे हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी के लिस्ट पे आ रहा है ना। चलिए, पहला आपको याद होगा सेक्शन नंबर 3 में ये कुछ लोग हैं, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर, पब्लिशर ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, ये हो गया प्रिंट मीडिया, पब्लिक सर्वेंट, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट या सरकार का कोई भी एम्प्लॉय, मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर, एमपी, एमएलए, पॉलिटिकल पार्टी, उसका ऑफिस बेयरर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और उसके बाद हो गया कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, ये सब को मना किया गया है कि ये लोग कभी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले ही नहीं सकते। कैंडिडेट फॉर इलेक्शन को बोला गया है, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन वो है जो किसी इलेक्शन के लिए कैंडिडेट बना है। बाकी यहाँ पे 2 बातें लिखी गई थी, कोई भी पर्सन इन 8 के बिहाफ पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेगा नहीं, अगर उन लोगों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल गया है तो इन 8 को देगा नहीं। याद है ना, यही था ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड दिखते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसो का नाम सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट पे बता देगा कि इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, और फिर उसके लिए अलग से गाइडलाइंस बनाए जाएंगे कि किसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर माना जाए, किसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर नहीं माना जाए। बाकी भी बताया था, उस 8 लोगों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से मना किया गया था, लेकिन इस तरीके से अलाउड होगा, अगर उन्हीं को सैलरी, वेजेज, अदर रेम्युनरेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, उसके बाद एजेंट के रूप में वो लोग गए थे बाहर तो गिफ्ट और प्रेजेंटेशन उनको मिला जब इंडियन डेलीगेशन गया था, तो बाकी मामला वो अपने रिलेटिव से लिया है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से, और फेमा के अंदर रेमिटांसेस आए हैं, ये सब अलाउड होगा, ये सब फॉरेन कंट्रीब्यूशन में काउंट नहीं होगा। याद है ना। बाकी बता दिया था, सेक्शन नंबर 11 कहता है कि अगर आप कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम, इन टोटल आप एनजीओ टाइप हैं तो आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इन टोटल आपको FCRA लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देते वक्त इन सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा। पहला, जो पर्सन एप्लीकेशन लगा रहा है वो फिक्टिशियस या बेनामी नहीं होना चाहिए, वो किसी, ये कन्वर्जन मतलब एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने का आरोपी होना नहीं चाहिए। उसके बाद कॉम्युनल टेंशन, डिसहार्मनी फैलाने वाला नहीं होना चाहिए। फंड का मिस यूटिलाइजेशन, डाइवर्जन को लेके उसके ऊपर कोई भी गिल्टी वो कभी साबित ना हुआ हो। देशद्रोह को बढ़ावा देने वाला, अपने पर्सनल गेन के लिए यूज करने वाला, इस एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन करने वाला, और जिसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से कहीं से मना किया गया है। अगर ऐसा है तो उन सबको फिर वो क्या नहीं देगा, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या नहीं देगा, परमिशन नहीं देगा। बाकी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेंस अगर बाद में होता है तो उससे ये नहीं होना चाहिए कि कम्युनिटी इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, इलेक्शन, उसके बाद किसी भी दूसरे देश के साथ रिलेशन, रिलीजियस हार्मनी, रेशियल, सोशल, लिंग्विस्टिक, और इन सबों के खिलाफ उस पैसे का इस्तेमाल बाद में होना नहीं चाहिए। उसके बाद कभी भी किसी ऑफेंस को बढ़ावा देने में और किसी भी आदमी के लिए खतरा बने उस समय अगर इन सब पैसे का इस्तेमाल होने वाला है तो फिर उसमें आपको परमिशन दिया नहीं जाएगा, या परमिशन दिया गया तो इन कंडीशन पे दिया गया है कि बाद में ऐसा इस्तेमाल होना नहीं चाहिए। याद है ना। जो भी पैसा आएगा वो पैसा किस में आना चाहिए, FCRA अकाउंट में होना चाहिए, आना चाहिए, जो SBI में खुलेगा, न्यू दिल्ली ब्रांच में खुलेगा,
बस वही ब्रांच आपका नोडल ब्रांच होगा, जितने भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन के पैसे आएंगे वो उसी अकाउंट में आएंगे। एक बार परमिशन दे दिया सरकार ने तो क्या उसको बाद में कैंसिल भी किया जा सकता है? यस। अगर बाद में पता चला इनकरेक्ट और फॉल्स इंफॉर्मेशन या टर्म्स एंड कंडीशन को आपने बाद में वायलेट किया, पब्लिक इंटरेस्ट में ये कैंसिल करना जरूरी लग रहा है, एक्ट के प्रोविजंस को आपने कॉन्ट्रावीन किया, या मालूम चला आपने कोई एनजीओ वाला काम किया ही नहीं पिछले 2 सालों में, तो उनको जो भी सर्टिफिकेट मिला होगा, परमिशन मिला होगा, उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। जब भी सर्टिफिकेट उनका कैंसिल होगा, जितने भी एसेट क्रिएट हो चुके होंगे वो अथॉरिटीज को मिल जाएंगे। अब वो अथॉरिटी चाहे तो उसको चलाए, नहीं तो अथॉरिटी उस प्रॉपर्टी को बेच के उस पैसे का इस्तेमाल इसी ढंग के काम में कर सकता है जिससे कि समाज का भला हो। क्लियर है जी? बाकी मैंने बता ही दिया था कि अगर आप रजिस्टर्ड हैं और आपको कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है तो याद रखिएगा आप लीजिए, लेकिन किसी और को फिर वो पैसा दीजिए मत। हालांकि पैसा देना है तो उससे पहले एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। याद होगा, जो भी आदमी इलेक्शन में खड़ा होगा, जिस दिन इलेक्शन में खड़ा हुआ है उससे 180 दिन पहले उसको 180 दिन पहले से जुड़ी भी बातों का इंटीमेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि पीछे 180 दिन में उसको कितना फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला, कहां से मिला, कैसे मिला, किस पर्पस के लिए मिला, और वो पैसा कहां पिछले 180 दिन में खर्च किया गया है, ये उनको बताना होता है। तो याद रखना, ये अभी तक किसके ऊपर था? फॉरेन कंट्रीब्यूशन पे। अब स्टार्ट होता है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी में कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है, बस प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना कोई भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ऑफिस बेरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉय ऑफ सरकारी कॉरपोरेशन, याद रखिएगा जब भी भारत के बाहर जाएंगे बिना सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे भी कोई फॉरेन हॉस्पिटैलिटी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर इमरजेंसी है तो मेडिकल एड ले सकते हैं, लेकिन उसका भी इंटीमेशन 1 महीने के अंदर फिर सरकार को दे देना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो रूल बना के, है ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को प्रोहिबिट, प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, इंटीमेशन, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल और इंटीमेशन के ऊपर वो क्या बना सकता है? रूल बना सकता है। अगर कंपनी इस एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन करती हुई दिखी तो सबसे पहले ऑफिसर इंचार्ज जो है वो पकड़ाएगा। लेकिन कभी हमें पता चला कि कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, मैनेजर और सच अदर ऑफिसर की कंसेंट और कनाइवेंस से हुआ है, तो फिर वो डायरेक्टर, वो कंपनी सेक्रेटरी, वो मैनेजर, वो अदर ऑफिसर भी लाइबल होगा। बाकी अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि हमारे नॉलेज में नहीं था या हमने पूरी जागरूकता दिखाई थी ऑफेंस को रोकने के लिए, तो उस केस में आप पनिशमेंट से बच सकते हैं, पर पेनल्टी तो आपके ऊपर लगेगा ही लगेगा। आप चाहें तो अपने जो ऑफेंसेस है उसका कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग में याद रखिएगा अगर इम्प्रिजनमेंट वाला सिर्फ है, मतलब प्योर क्रिमिनल ऑफेंस है, तो उसका क्या नहीं होता है? कंपाउंडिंग होता नहीं है। बाकी का कंपाउंडिंग हो जाएगा। कंपाउंडिंग कौन करेगा भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, देखो लिखा हो ना, सच ऑफिसर सच अथॉरिटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताए वही यहाँ कंपाउंडिंग करेगा। और ये तो जनरल रूल चलता है, एक बार किसी ऑफेंस की कंपाउंडिंग हो गई तो अगले 3 साल तक फिर उसी ऑफेंस की कंपाउंडिंग अलाउड होती नहीं है। याद है ना ये सब? क्लियर है? चलो ये भी हो गया। तो 1 महीने का ये लिमिटेशन पीरियड है। और लिमिटेशन पीरियड क्या था ना, अगर सफिशिएंट कॉज है तो लिमिटेशन पीरियड का एक्सटेंशन मिल सकता है। अब मुझे फेमा इंट्रोडक्शन चैप्टर पर लाओ। जानबूझ के इंट्रोडक्शन क्यों कर देता हूँ मालूम है? जिससे कम से कम एक आइडिया मिल जाए, है ना। फेमा इंट्रोडक्शन मतलब फेमा का पहला चैप्टर, फिर लास्ट में सीधा ओडीआई करेंगे। क्या पेज नंबर? किसका कंपाउंडिंग? फाइन, फाइन का ही तो है। हाँ फाइन का ही तो है, प्योर क्रिमिनल ऑफेंस का नहीं होगा, बाकी सबका हो जाएगा। हाँ मतलब बोला कि सिर्फ इम्प्रिजमेंट ओनली वाला सेक्शन नहीं होना चाहिए, बाकी और में है तो हो जाएगा। बताओ, फेमा इंट्रोडक्शन चैप्टर 277, ये सब कर लेना। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सब किए हो ना, स्टेटस होल्डर सब एग्जाम में आता है। मैं तो, मुझे तो जो दिख रहा है मुझे लग रहा है ये आएगा आएगा। मैं एक काम करता हूँ तुम लोग के भले के लिए, फेमा के अंदर जितना चार्ट बनाया होगा सबका रिवीजन करा देता हूँ। क्या ठीक रहेगा ना? चार्ट के थ्रू तो बहुत बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। नहीं, आधा अधूरा क्या, जो जितना टाइम मिलता है उतना कर देता हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चे
कुछ कुछ लिखते रहो। चलो, और ऑनलाइन वाले बच्चे वीडियो को एक बार लाइक कर देना। क्या टाइम हुआ देखो तो अभी 5:15 हो गया एग्जैक्ट। अच्छा, तब कोई छुट्टी नहीं मिलेगा, मतलब कोई बीच में ब्रेक नहीं मिलेगा। वो आधा अधूरा ऑड वाला होता है तब मैं देता हूँ। जैसे अभी 5:18 हुआ रहता ना तो मैं 5:20 बोल देता, लेकिन अब नहीं। अब तो एग्जैक्ट 5:15 हुआ है ना। एक सेकेंड रुको, ऑनलाइन वाले को देख लो। हाँ, अब 5:16 हो गया सर। हाँ, अब 5:20 करिए अब। कल ऐसे ही कर रहा था मैं ग्रुप 1 वाले में ना। ऐसे ही जहाँ भी कोई ऑड आता था तो मैं थोड़ा सा ब्रेक दे देता था, तो शांति शांति से हो जाता था, नहीं तो बच्चे को लगता है बहुत जल्दी जल्दी हो गए। अभी कोई बस ये बता दे कि एग्जाम में कौन कौन क्वेश्चन आने वाला। अरे बाप रे, तुम लोग तो। अगर अच्छा कोई ₹1,00,000 मांगे मान लो, और बोले कि चलो ठीक है ₹1,00,000 लगेगा और तुम्हें हम क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले दे देंगे, तो ग्रुप 1 का ले लो, ग्रुप 2 का नहीं लोगे? वाह वाह, क्या बात। ग्रुप 1 का ₹1,00,000 में ले लोगे? अच्छा, 3 घंटा पहले देगा सुबह में, तब नहीं लोगे? अच्छा अच्छा, 3 घंटे में नहीं कर पाओगे। 6 क्वेश्चन होगा वहाँ, 18 क्वेश्चन होगा। 18 क्वेश्चन का आंसर नहीं देख लोगे जल्दी जल्दी? 1 लाख से कम करने नहीं, 1 लाख ही है। आप बोलो, देखता हूँ तुम लोग का ईमानदारी कहाँ तक है। हैं? तो शुरुआत से गरीब है, एक था ना वो कि हमारे पूरा खानदान भी गरीब था, ये भी गरीब, हम शुद्ध गरीब हैं। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हुए, फिर अमीर हुए फिर गरीब हुए। वही वाला हालत है। ₹1,00,000 है कहाँ? सबसे बड़ा दिक्कत ये है। लेकिन अगर होता तो क्या करते? ले लेते 3 घंटा पहले भी, मतलब क्वेश्चन देख लेते, कर लेते। लेकिन ये सब गलत है, मालूम है ना, बहुत गलत है। तो आप पढ़ा तो है ना साल भर भाई, इसमें गलत क्या है? बिना पढ़े तो नहीं जा रहे हैं, ये भी तो बात है ना। ये सब सोचने की बात है। कितना अच्छा लग रहा है फील करके ना कि क्वेश्चन 3 घंटा पहले आया हुआ, जल्दी 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 देखे जा रहे हैं। एग्जाम में सब जायज है। हाँ, जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो तुम लोग का है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड एग्जाम है। वॉर एंड एग्जाम, हाँ। ये क्या स्लो हो गया इंटरनेट, रुको। क्वेश्चन कभी लीक नहीं होता सीएस का। आज तक कहाँ सुने, कभी सुने हो? तब एक बार सीए का सीपीटी का क्वेश्चन लीक हो गया था, सीएस का नहीं हुआ कभी। बोलो क्या टाइम हुआ? 5:16 अब हुआ? मुझे लगा 5:20 पर होने वाला होगा। ऑनलाइन वाला बच्चा सब वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है। 5:18, 2 मिनट और रुक जाता हूँ। हाँ, इतना सारा भी करा दूंगा तो बहुत काम हो जाएगा नहीं। बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगता है। अब दिन में मेरे नॉर्मल बैच की भी तो क्लास होती है ना अब, नॉर्मल बैच भी, ये बैच भी, मुंह दर्द कर जाता है। तुम लोग का मुंह दर्द कर रहा है पढ़ते पढ़ते? मेरा तो बहुत दर्द करता था अपने ज़माने में, सब पूरा दर्द करने लगता था। हैं? आंखें दर्द करने लगती हैं? मतलब तुम लोग मुजबानी नहीं पढ़ते हो क्या, बोल बोल के नहीं पढ़ते हो? हैं, ज़्यादा नहीं? मैं तो बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ता था। चिल्ला चिल्ला के पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है कि आपका दिमाग फोकस्ड रहता है। आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो कुछ कुछ देर में माइंड इधर उधर जाएगा। चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे, जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो इससे क्या होता है कि दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा। जैसे अब देख रहे हैं, देखो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट देखा, उधर देख लिया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो इधर उधर का कोई कुछ जाता ही नहीं। इसलिए चिल्ला चिल्ला के पढ़ना चाहिए। पता नहीं तुम लोग चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हो कि नहीं। छत पे चले जाओ सुबह सुबह 5 बजे, एकदम शुरू हो जाओ चिल्ला चिल्ला के पढ़ना। एक तो दिल्ली है, यहाँ ह्यूमन राइट्स बहुत है। अगर कोई रेजिडेंट को कुछ थोड़ा सा दिक्कत आ गया ना, तुरंत पुलिस बुला लेगा। कहे देखिए सुबह सुबह पता नहीं क्या पोमला गाली उली दे रहा है, तो कहे भाई पोमला नहीं, पीएमएलए है। हम लोग के यहाँ तो नहीं भाई, एकदम जितना जोर से चिल्लाना चिल्लाओ।
क्योंकि सब उठा ही रहता है सुबह 5 बजे, है कि नहीं? गांव सब में ऐसा ही होता है ना, छोटे सिटीज में भी ऐसा ही होता है। एक दिल्ली में ही सुबह 9 बजे तक लोग सोते रहते हैं। हो गया, देखो अब हो गया, वो 5:20 हो गया, हो गया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, नहीं? क्या बढ़िया बात कर रहे थे। चलिए जी, फेमा के अंदर शुरू करते हैं। सबसे पहले फेमा के अंदर यदि बताइए कितने सेक्शन ऐसा मिला के 49, उसी का सेक्शन नंबर 46 किसको पावर दे देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप रूल्स बना सकते हैं। और सेक्शन नंबर 47 किसको पावर दे देता है? आरबीआई को, कि आप चाहें तो रेगुलेशंस बना सकते हैं। और इसलिए फेमा के अंदर सेक्शन तो बहुत कम है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा हैं। फेमा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है? सबसे ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके बाद आरबीआई, और फिर ईडी, है ना, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये 3 लेवल पे इसका पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। ठीक है जी। आपको याद होगा इसमें पीआरआई को ही सारे कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं, है ना। और पीआरआई का उल्टा कौन होता है? पीआरओआई। पीआरआई कौन है भाई? कोई भी ऐसा पर्सन जो पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना दिन रहा भारत में? 365 में कितना दिन? 183 डेज और मोर। क्योंकि 182 डेज मोर लिखा है, तो 183 हुआ ना कम से कम। 183 डेज और मोर पिछले फाइनेंशियल ईयर में रहा है। एक रूट तो ये है, और दूसरा रूट ये है कि जो भारत में आया है फॉर द फॉलोइंग पर्पस। भारत में क्यों आया भाई? तो भारत में नौकरी करने के लिए आया है, भारत में बिजनेस और वोकेशन करने के लिए आया है, या किसी भी और ऐसे पर्पस के लिए आया है जिस पर्पस को सुनने के बाद लगता है भारत में काफी दिन रहने वाला है। तो याद रखना, फिर वो उसी साल में पीआरआई मान लिया जाएगा। बस इसी का उल्टा पीआरओआई। पीआरओआई वो है जो भारत में पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना दिन रहा है? 183 डेज से कम, या भारत से बाहर गया है इन्हीं 3 पर्पस के लिए, बिजनेस, वोकेशन, एम्प्लॉयमेंट, या किसी भी ऐसे पर्पस के लिए जिसको देख के लग रहा है कि काफी दिन भारत के बाहर रहने वाला है। याद है ना, ये इंडिविजुअल के लिए पीआरआई का क्राइटेरिया था, बॉडी कॉर्पोरेट्स के लिए अलग होता है। अगर आपको याद हो तो मैं बता भी देता हूं, सो दैट कि तुम भूल भाल ना जाओ। बॉडी कॉर्पोरेट्स के लिए क्या होता है, याद होगा? बॉडी कॉर्पोरेट्स के लिए इसी में है ना पीआरआई वाला कहानी। हाँ, इसी में तो है ये वाला। याद रखिएगा, अगर आप भारत में इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड हैं तो आप हमेशा ही पीआरआई माने जाएंगे। या मालूम चला आप स्टैब्लिश्ड हैं इंडिया में, लेकिन आप भारत के बाहर वाले से कंट्रोल हो रहे, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। अगर भारत में स्टैब्लिश्ड हैं तो आप पीआरआई ही माने जाएंगे। इवन स्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया है लेकिन कंट्रोल हो रहे हैं पीआरआई से, तो भी आप पीआरआई ही माने जाएंगे, चाहे आप हमारे जमीन पर इनकॉर्पोरेटेड और स्टैब्लिश्ड हो, बाहर भी स्टैब्लिश्ड है, लेकिन अगर पीआरआई आपको कंट्रोल कर रहे हैं, इन सारे केसेस में आप पीआरआई ही माने जाएंगे। और देखते जाओ, ये तो कर लिया था ना, ये सब करा दिया था, याद है ना। एनआरआई कौन है भाई? एनआरआई है तो इंडियन सिटीजन, बस आजकल भारत के बाहर रहता है, ये ना, इंडियन सिटीजन प्लस पीआरओआई, है ना। इसका मतलब वो अभी आजकल भारत में पीआरआई नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। फेमा बेसिकली 3 चीजों से डील करता है। पहला, डीलिंग एंड होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दूसरा क्वैट एंड कैट, और तीसरा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब डीलिंग एंड होल्डिंग की बात करते हैं, डीलिंग सेक्शन नंबर 3, होल्डिंग सेक्शन नंबर 4, क्वैट सेक्शन नंबर 5, कैट सेक्शन नंबर 6, एक्सपोर्ट सेक्शन नंबर 7 एंड 8। ये मोटे मोटे तौर पे है। जल्दी बताओ, हवाला ट्रांजैक्शन तुमको मालूम ही होगा, भारत के बाहर पैसा पहुंच भी गया पर भारत से बाहर जाता दिखा नहीं, भारत के बाहर से भारत में पैसा आ भी गया पर भारत में पैसा आते दिखा नहीं। इसी को बोलते हैं ना हवाला ट्रांजैक्शन, और हवाला ट्रांजैक्शन फेमा में प्रोहिबिटेड है। क्या है? प्रोहिबिटेड है, अगर आपको याद हो तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो भी अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज कमाया तो उसको आपके पास अपने पास रखना नहीं है, उसको भारत में सरेंडर और रिपेट्रिएट कर देना है। अगर आप 3 तरीके से रिपेट्रिएट कर सकते हैं। पहला, आप ऑथराइज्ड पर्सन को उसको बेच के उसके बदले इंडियन रुपीज ले सकते हैं, आप उससे कोई फॉरेन एक्सचेंज की लाइबिलिटी डेट को खत्म कर सकते हैं, और भी है। तो आइए, पहले अगर आप बेचते हैं तो कितने दिन में बेच देना है? 7 दिन में बेच देना है। अगर आप डिस्चार्ज कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटी तो कितने दिन में कर देना है? 90 दिन में कर देना है। और अनयूज्ड फॉरेन एक्सचेंज आपके पास अगर फॉरेन ट्रेवल, वो भी करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स वाला है, तो जिस दिन भारत में आप लौटे उससे 90 दिन के अंदर आपको कर देना है। ट्रैवलर चेक है, क्या है एग्जैक्टली? ट्रैवलर चेक। तो ट्रैवलर चेक को कितने दिन में कर देना है? 180 दिन में आपको कर देना है। अदर पर्पस वाला केस है तो विद इन 60 डेज के अंदर आपको कर देना है। ये कहानी है ना। चलिए जी, क्वैट, क्वैट किसको कहते हैं जल्दी बताइए आप? करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन।
तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब सबसे पहले ऐसे ट्रांजैक्शन आपको याद होगा, बताओ, एक हम लोग पढ़ते थे कैपिटल एक्सपेंस और एक क्या पढ़ते थे हम, करंट। करंट है ना, आपको याद होगा जो हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं, अकाउंट्स में भी दो तरह के खर्चे होते हैं, बताओ कौन कौन से खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप का होता है उसको फेमा में क्या माना जाता है, क्वैट। क्या माना जाता है, क्वैट। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट, ये वाला चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर जनरली फ्री बट सब्जेक्ट टू सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। याद होगा, तो इसका मतलब क्वैट के लिए क्या है, क्वैट आर जनरली फ्री, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जनरली फ्री होता है, बस थोड़े बहुत उसके ऊपर क्या लगाए जा सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ये रेस्ट्रिक्शंस वाला बड़ा इंपॉर्टेंट था। बताओ, सबसे पहले तो भाई प्रोहिबिशन ही कर दिया था, रूल नंबर 3 शेड्यूल नंबर 1 और नेपाल और भूटान के लिए। वहां पर अगर आपको याद हो तो मना ही था, उसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलता ही नहीं है। दूसरा, रूल 4 शेड्यूल नंबर 2 के अंदर प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर मिलेगा। और उसके बाद रूल 5 शेड्यूल 3 प्रायर आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ता है। पर याद होगा यहां पर $2.5 लाख पर पर्सन पर फाइनेंशियल ईयर तक के लिए तो फ्री कर दिया है। लिबरलाइज्ड रेमिटांस स्कीम, याद है, LRS, है ना। इसमें भी इंडिविजुअल के लिए अलग लिमिट होता था और अदर देन इंडिविजुअल के लिए अलग लिमिट होता था। अगर आपको याद हो तो अदर देन इंडिविजुअल के लिए तो बहुत, $2.5 लाख से तो बहुत ज्यादा था, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग था, है कि नहीं। हाँ, उसको एक्सीड करोगे तो फिर आरबीआई अप्रूवल है, वहां तक है तो आरबीआई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। पढ़ा था ना हम लोगों ने। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन होता है भाई, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो आपके एसेट और लाइबिलिटीज को ऑल्टर करता है। ऑल्टर करने का मतलब या तो एसेट लाइबिलिटीज बढ़ रहा है या एसेट लाइबिलिटीज घट रहा है। कहां, तो आपको याद हो क्रॉस होता है यहाँ पे। क्रॉस का मतलब अगर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है तो भारत के बाहर, अगर वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है तो भारत के अंदर, तभी तो इंटरनेशनल होगा ना, क्रॉस होगा तभी तो इंटरनेशनल होगा, है ना। तो ये था कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। उसके बाद याद होगा बोलोपो, पढ़ा था ना मतलब बोलोपो के बारे में। जितनी भी फॉरेन एंटिटीज है वो अगर इंडिया में ऑफिस खोलती है तो कितने नाम से, 3 नाम से, ब्रांच ऑफिस के नाम से या लाइजनिंग ऑफिस के नाम से या प्रोजेक्ट ऑफिस के नाम से। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, बोलोपो, है ना, बोलोपो। ब्रांच ऑफिस में तो हर वो काम हो सकता है जो आपके पेरेंट कंपनी में हो रहा है, पर लाइजनिंग ऑफिस में याद होगा यहां सिर्फ कम्युनिकेशन चलता है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता नहीं है। प्रोजेक्ट ऑफिस में तो तभी जब उनको कोई प्रोजेक्ट भारत में मिला हो और प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक में प्रोजेक्ट ऑफिस खोलेंगे, प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो प्रोजेक्ट ऑफिस खत्म, ये ना। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, आपको याद होगा कि एफडीआई कौन कौन हमें दे सकता है, याद है ना। इसके लिए जो बुक में चार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये तो बेकार हो गया था बाद में, याद है ना, अमेंडमेंट के बाद। खैर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देख लो। क्या एक पीआरओआई दूसरे पीआरओआई को अपने इंडियन कंपनी के शेयर ट्रांसफर कर सकता है थ्रू सेल और गिफ्ट? यस। क्या एक एनआरआई दूसरे एनआरआई को इंडियन कंपनी का शेयर सेल और गिफ्ट कर सकता है? यस। क्या एक पीआरओआई दूसरे पीआरआई को इंडियन कंपनी का शेयर गिफ्ट कर सकता है? यस। ये सब के लिए जनरल परमिशन है, मालूम नहीं, सब के लिए आरबीआई से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या एक पीआरओआई इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से इंडियन कंपनी के शेयर्स अक्वायर कर सकता है या बेच सकता है थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर एंड मर्चेंट बैंकर? यस। क्या एक पीआरओआई को प्राइवेट अरेंजमेंट के थ्रू अपना शेयर बेच सकता है? यस। क्या एक पीआरआई को प्राइवेट अरेंजमेंट के थ्रू शेयर बेच सकता है? यस। क्या कोई भी जो पीआरआई इन्वेस्टी कंपनी है, याद होगा यहां पर थोड़ा गलत था, यहां पे हाँ एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंक को उनको क्या करना पड़ता है बताओ, फॉर्म FCTRS बढ़ के भेजना पड़ता है विद इन 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ कंसिडरेशन। तो याद होगा यहाँ पीआरओआई नहीं आता है, यहाँ पर क्या आता है, यहाँ ठीक करा दिया था ना चार्ट, यहाँ पे कौन सा क्या आता है, यहाँ पे एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंक, है ना, एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंक, ठीक है। जो भी चार्ट के थ्रू है वो पहले मैं करा दे रहा हूं। उसके बाद FCGPR फॉर्म बहुत जरूरी होता है, याद है ना। FCGPR आपको कब फाइल कर देना है, जिस दिन भी आप शेयर इशू करोगे, है ना, किसको, नॉन रेजिडेंट को, उससे 30 दिन के अंदर किसको देना है, एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंक को। वो आगे फॉरवर्ड कर देगा किसको, RBI को। ये तो आपको याद होगा FCGPR का पार्ट बी का आजकल नाम FLA हो गया है ना। 15 जुलाई तक किसको फाइल करना पड़ता है, RBI को। FLA याद है ना, फॉरेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अपील सबसे पहले किसके पास गया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास,
उसके उसके फैसले से आप खुश नहीं है, स्पेशल डायरेक्टर अपील, पहला अपील कितने दिन में, 45 डेज में। उसके बाद उसके खिलाफ अपील कहाँ होगा, अपीलेट ट्राइब्यूनल को, ये भी कितने दिन में, 45 डेज में। उसके बाद सीधा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट को जो अपील जाएगा ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, नॉट ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो ये मोटा मोटा कहानी था। इसमें अब सबसे पहले चैप्टर में देख लेते हैं क्या क्या चीजें थी। जितना ज्यादा मेरे से हो पा रहा है जल्दी जल्दी में मैं करा दे रहा हूं। आइए जी, सबसे पहले यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं। हाँ जी, सबसे पहले बताओ फेमा का क्या ऑब्जेक्टिव है, फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े हुए सारे लॉ को एक जगह इकट्ठा रखना, एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट को फैसिलिटेट करना, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को भारत में सही ढंग से चलाना। याद होगा पहले फेरा चलता था, फेरा को रिप्लेस करके क्या लाया गया, फेमा लाया गया। क्या डिफरेंस था दोनों में, फेरा क्रिमिनल लॉ था पर फेमा जो है वो सिविल लॉ है। फेरा में कितने सेक्शंस होते थे, 81 सेक्शंस, फेमा में कितने सेक्शंस है, सिर्फ 49 सेक्शन। अथॉरिटी तो सेम ही है, पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, ईडी, आज भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई और ईडी, है ना। चलिए ऑल द बेस्ट, है ना, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। चलिए उसके बाद जो फेरा था उसके अंदर डिफेंडेंट के ऊपर मेंस रिया होता था, मतलब वो माना ही जाता था कि उसका गिल्टी माइंड है। पर फेमा में ऐसा होता नहीं है, जो आरोप लगाएगा उसको प्रूव करना पड़ेगा। फेरा के अंदर छोटे छोटे बातों पे इम्प्रिजनमेंट भी होता था एंड फाइन भी, यहां से फाइन चलता है, इम्प्रिजनमेंट होता नहीं है। ठीक है जी, बाकी 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 अथॉरिटीज हमने कर लिया था। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट किसके हाथ में आता है, आरबीआई के हाथ में आता है। फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी भी आएगा, उसके साथ साथ डिपॉजिट, क्रेडिट एंड बैलेंस जो पेएबल है फॉरेन करेंसी में, ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज जो एक्सप्रेस तो इंडियन करेंसी में बट पेएबल है फॉरेन करेंसी में, ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज जो पर्सन आउटसाइड ऑफ इंडिया पे ड्रॉन है पर पेएबल है इंडियन करेंसी में। फॉरेन सिक्योरिटी का मतलब कोई भी ऐसा सिक्योरिटी जो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है। पर्सन का मतलब यहां सभी हैं, नेचुरल, इंडिविजुअल, सब। पीआरआई का हो ही गया है ना, पीआरओआई, जो पीआरआई नहीं है वो क्या है, पीआरओआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। याद होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के कोई भी आदमी कभी भी भारत का सिटीजन रहा हो या किसी ऐसे टेरिटरी का पार्ट वो रहा हो जो पहले, है ना, बाद में भारत का पार्ट बना, और इन्हीं दोनों का चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड और इन्हीं सबको एबीसी का स्पाउस, ये सब क्या माना जाएगा बताओ, PIPOIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, POIO, याद है ना। नॉन रेजिडेंट बता दिया। ऑथराइज्ड पर्सन में कौन कौन लोग आते हैं, ऑथराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और एनी अदर पर्सन जिसको परमिट किया जाए। ये लोग फॉरेन करेंसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, दूसरों के बिहाफ पे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, पेमेंट कर भी सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं फॉरेन करेंसी वाला, क्वैट और कैट के लिए में ना पेमेंट, सेल और परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी, आरबीआई के पास पावर है कि ऑथराइज्ड पर्सन को ये रेगुलेट करे, रेगुलेट करते समय वो ऑथराइज्ड पर्सन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्शन कर सकते हैं, है ना, सो एज टू इंश्योर कि फेमा का कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर लगता है कि ये ऑथराइज्ड पर्सन कॉन्ट्रावेंशन किया है तो उसके ऑथराइजेशन को रिवोक भी किया जा सकता है। सेक्शन 16 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है बाय नोटिफिकेशन ऑफिसर गजेट, वो क्या बनाएंगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो केस को एडजुडिकेट करेंगे। अपीलेट ट्राइब्यूनल यहां पर कौन है, अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अब ओडीआई चैप्टर निकाल दो। ना 375 से कुछ याद आया, कुछ हुआ था क्या 375 में, आर्टिकल 375 है क्या, अच्छा 375 नहीं है, ठीक है। चलो टाइम क्या हुआ, 5:34, चलो 1 मिनट का सिनेमेटिक पॉज, 5:35। ECIPL में अब तो मुझे लगता है कि जो टॉप 100 + 50 लूंगा, क्या लूंगा, IPL पूरा करा ही दिया है, नहीं करा दिया, चलो ठीक है, रिवीजन ही है, दोबारा हो जाए तिबारा हो जाए क्या फर्क पड़ता है, मतलब ECIPL को तो रगड़ दिया गया लग रहा है, वैसे CMSL को भी रगड़ ही दिया गया है,
नहीं ना कर दिया गया। सीएमएसएल का एक पूरी रात सिंघम रिवीजन भी, अच्छा पूरी रात सिंघम रिवीजन तो ईसीआईपीएल का भी हुआ था, याद है? तो ईसीआईपीएल का काफ़ी हो गया और सीएमएसएल का भी काफ़ी हो गया। ग्रुप वन एक ऐसा है जहां पर जितना कराओ कम ही लगता है, नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ कुछ लिखते रहो। सिद्धार्थ तिवारी पूछ रहा है सर सुमित वर्मा क्लास में है ना? हाँ हाँ है। सिद्धार्थ तिवारी है कौन, पहले ये बताओ। ग्रुप वन में आता है और ग्रुप टू का अटेंडेंस ले रहा है। नहीं रुको, उसको मैं ग्रुप वन में अटेंडेंस लेता हूँ। ग्रुप वन में आता है अभी वो? हाँ तो ठीक है, तो मुझे कल याद दिलाना। तो अभी मैं यूट्यूब लाइव ग्रुप वन में होगा तो तुम पूछना आप कि सर सिद्धार्थ तिवारी क्लास में आया है क्या? साथ में रहते हो क्या तुम लोग? नो सर, दोस्ती है नहीं। चलो भाई शुरू करें। ओडीआई पहले बताओ, ओडीआई एफडीआई का उल्टा होता है? बोलो। एफडीआई में भारत के बाहर से इन्वेस्टमेंट भारत में आता है और ओडीआई में भारत का इन्वेस्टमेंट भारत के बाहर जाता है। ठीक है जी। अब कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम लोग भारत के बाहर? भारत के बाहर ज्वाइंट वेंचर में पैसा लगा सकते हैं, होली ओन्ड सब्सिडरी में पैसा लगा सकते हैं, है कि नहीं? अब आजी ओडीआई का मतलब, आप ध्यान सुनिएगा, ओडीआई का मतलब क्या है? अगर अनलिस्टेड है ना, तो आप 1% भी खरीदेंगे तो भी वो ओडीआई मान लिया जाएगा। लेकिन लिस्टेड है तो 10% और मोर होगा तभी वो ओडीआई माना जाएगा। बाकी अगर कंट्रोल अक्वायर हो गया तब तो लेस देन 10% भी है तो भी वो ओडीआई मान लिया जाएगा। तो याद है ना, अनलिस्टेड के लिए कितना परसेंट होता है? मतलब कुछ भी परसेंट, मतलब 1% भी ले लोगे तो भी ओडीआई है। लिस्टेड में कितना है? कम से कम 10% और मोर। लेकिन अगर कंट्रोल आ जाता है तब तो 10% से कम है तो भी वो क्या मान लिया जाएगा? ओडीआई मान लिया जाएगा। ओडीआई कौन कौन लोग कर सकते हैं? कंपनी कर सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी और पार्टनरशिप में जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है वो कर सकते हैं, है ना? अच्छा, जो ओडीआई नहीं है, मतलब जो ओडीआई में फॉल नहीं किया, वो किस में फॉल कर जाता है बोलो? ओपीआई में फॉल कर जाता है, याद है? मतलब भारत के बाहर भेजा और वो ओडीआई नहीं है, तो जब वो ओडीआई नहीं है तो क्या है? वो ओपीआई है ना? चलिए जी, आइए। वही ओडीआई के दो रूट होंगे, ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट। अच्छा, फॉर्म मैंने बदलवाया था, फॉर्म एफसी किया कराया था हर जगह, बताओ। फॉर्म ओडीआई या फॉर्म एफसी? फॉर्म नंबर एफसी ही चलता है हर तरफ, है ना? ओडीआई खत्म हो गया ना, फॉर्म ओडीआई खत्म हो गया, फॉर्म एफसी चलता है। चलो आ जाओ। आप लोग कहां कहां पैसा लगा सकते हैं? ज्वाइंट वेंचर में, होली ओन्ड सब्सिडरी में। अब देखो यहां पर कितना कितना लगा सकते हो। अगर इक्विटी शेयर वाला है या कंपल्सरली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है तो 100%, अदर प्रेफरेंस शेयर है तो भी 100%, लोन है तो 100%, नॉर्मल गारंटी है तो 100%, बैंक गारंटी है तो 100%, बस परफॉर्मेंस गारंटी में कितना है? 50%। बाकी हर जगह 100% अलाउड है। तो देखो यहां पर लिखा हुआ ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ओडीआई ऑटोमेटिक रूट से करना चाह रहे हो, फॉर्म नंबर एफसी फाइल करो, एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंक को विद अटैचमेंट, बस कहानी ये रुक गई। अप्रूवल रूट है तो फॉर्म नंबर एफसी ही जाएगा एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंक को, लेकिन फिर वो एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंक क्या करेगा? उसको आगे केवाईसी जोड़ के किसको फॉरवर्ड कर देगा? आरबीआई को। इतना ही है, पर हमेशा फॉर्म एफसी ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है? फॉर्म एफसी ही रहने वाला है ना? अब आइए, अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था ना। इसको मैंने और बढ़ाया था क्या? अगले बार बढ़ाया था ना, तो थोड़ा सा पहले बढ़वा दो मेरे से, बताओ क्या है ये, पहले मैं पढ़ाता जा रहा हूं। ओडीआई में अगर ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक कब होगा? जो अप्रूवल रूट में नहीं आया वो ऑटोमेटिक है कि नहीं? अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ सकता है, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में कहा? स्ट्रैटेजिक सेक्टर और पाकिस्तान, ये है ना। एक और बताओ अब क्या था? है यहां ऐसे, हाँ, कंसेंट फ्रॉम रेगुलेटर, रेगुलेटर ना। रेगुलेटर में बोलो कौन 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 था? फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, और बोलो बस। किससे लेना था अप्रूवल? कितने लेना था? फाइनेंशियल सर्विस से जुड़े हुए जो भी सेक्टरल रेगुलेटर है ना। अच्छा, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में पैसा लगाओगे तो आपको रेगुलेटर से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, इतना ही था ना। आरबीआई वाला भरा हुआ था ये। हाँ बताओ क्या था इसी में? ऐसे था? हाँ बोलो। परसेंटेज वाइज, अमाउंट वाइज, क्या था? हाँ, अच्छा, एक्सीडिंग फाइनेंशियल लिमिट, ठीक है।
एक्सीडिंग फाइनेंशियल लिमिट होगा तो आरबीआई अप्रूवल हो जाएगा। वही जैसे परफॉर्मेंस गारंटी 50% था, 50% से ज्यादा ले लोगे तो फिर आपको, हाँ और बोलो अमाउंट वाइज, $1 1 मिलियन बिलियन, ठीक है ये, और अदर देन पाकिस्तान में तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ठीक है। तो ये करा दिया था। ये देख लो तुम लोग चार्ट, तुम लोग के पास तो है ही ना बना हुआ, मेरे पास नहीं बना हुआ, तुम्हारे पास तो बना हुआ है, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट है। चलो अब आ जाओ आगे 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 आगे, तो ये सब तो उसी में आ गया ना, है ना। अच्छा यही है क्या एनओसी वाला, एक एनओसी भी तो लेना पड़ेगा अगर आपका एसेट एनपीए है या विलफुल डिफॉल्टर है या इन्वेस्टिगेशन है। बताओ अगर एनपीए है तो किससे लेना पड़ेगा, लेंडर बैंक से। विलफुल डिफॉल्टर है तो आपको किससे लेना पड़ेगा, रेगुलेटरी बॉडी से। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो किससे लेना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से। तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, ओडीआई कर पाएंगे। ओडीआई करने के लिए आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, है ना, फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलना पड़ेगा अब्रॉड, तभी आप ओडीआई कर पाएंगे, ठीक है जी। सबसे पहले याद रखिएगा, अगर कोई भी पीआरआई ओडीआई करना चाहता है तो ओडीआई करने के बाद उसको 6 महीने के अंदर एविडेंस देना पड़ेगा कि हमने ओडीआई कर दिया है ना। और हाँ मतलब ओडीआई तो लिखा ना, द सबमिट द एविडेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट विद इन 6 मंथ, फेलिंग विच, ये उसने बोल दिया कि अगर आप नहीं बता पाए कि 6 महीने के अंदर आपने ओडीआई कर दिया तो फिर उस केस में पैसा वापस लाना पड़ेगा, है ना। याद रखिएगा उस एविडेंस को कौन मॉनिटर करेगा, एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंक ही करेगा सब कुछ। उसके बाद आपको याद होगा कि फॉर्म नंबर एफसी पहले यूज किया जाएगा यूआईएन लेने के लिए। यूआईएन लेने का मतलब कहीं से भी ये नहीं होता है कि अप्रूवल मिल गया, वो बस माना जाएगा कि ऑन रिकॉर्ड आपका केस ले लिया गया है। उसके बाद ही फिर देखिए अगर आपका अप्रूवल रूट है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई जो भी अप्रूवल लेना है उस सबसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ओडीआई कर पाएंगे। ये तो मैंने बता ही दिया था। आप किसमें पैसा लगा सकते हैं, आप एमओए के सब्सक्राइबर बन सकते हैं, आप उनके शेयर्स को खरीद सकते हैं, आप बिडिंग और टेंडर के थ्रू उनको खरीद सकते हैं। उसके बाद राइट इशू, बोनस इशू के थ्रू। उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ वो पैसा, जो पैसा आपके पास आया था उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। उसके बाद स्वैप ऑफ सिक्योरिटी कर सकते हैं, अपना सिक्योरिटी दिया उनका सिक्योरिटी लिया। मर्जर डिमर्जर अमलगमेशन, इन सब में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग जब भी होगा किसके थ्रू होगा, एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंक के थ्रू होगा। और क्या क्या लिखा रहेगा उसमें, फाइनेंशियल कमिटमेंट, है ना। अगर डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है तो आपको 30 डेज के अंदर बता देना है जिस दिन डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, और रिस्ट्रक्चरिंग हुआ तो भी 30 डेज के अंदर बता देना है कि क्या हुआ है आपका, हमारे यहाँ रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है। रियल एस्टेट एक्टिविटी, गैम्बलिंग और फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिंक जो इंडियन रुपी से लिंक्ड है उन सब में आप पैसा लगा नहीं सकते। लगाने के लिए पहले आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड भी भारत के बाहर पैसा भेज सकता है क्या, कितना लिमिट है इनका, $7 बिलियन। ये वहां के एडीआर जीडीआर में लगा सकते हैं, वहां की इक्विटी में लगा सकते हैं, फॉरेन डेट सिक्योरिटी में लगा सकते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लगा सकते हैं, जीसेक में लगा सकते हैं, डेरिवेटिव्स में लगा सकते हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट विद बैंक्स दे सकते हैं, और वहां के म्यूचुअल फंड के भी यूनिट को खरीद सकते हैं। अच्छा जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है क्या वो लोग भी कर सकता है विदाउट प्रायर अप्रूवल, इतना अलाउड है। कौन पॉइंट, नॉट बिलो ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड, इन्वेस्टमेंट ग्रेड से नीचे का लेवल नहीं होना, नीचे का लेवल डिफॉल्ट ग्रेड होता है ना। डिफॉल्ट ग्रेड का मतलब पैसा लगा भूल जाओ, बताया था ना क्रेडिट रेटिंग में, कम से कम इन्वेस्टमेंट ग्रेड का तो होना ही चाहिए। उसके बाद बताओ रेजिडेंट इंडिविजुअल भी चाहे तो फॉरेन सिक्योरिटी को खरीद और बेच सकता है विदाउट अप्रूवल, ये सब अलाउड है। बाकी करेगा तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। गिफ्ट के तौर पे ले सकता है, इसॉप में पार्टिसिपेट कर सकता है, याद है ना। इसॉप का मतलब हम वहां पे काम कर रहे हैं, इस बार क्या है हम यहां पे काम कर रहे हैं लेकिन कंपनी कहां की है, भारत के बाहर की, इनहेरिटेंस के थ्रू ले रहा है, उनके पास जो भी फॉरेन करेंसी अकाउंट है उसका पैसा यूज करके वो यूज कर सकता है। बोनस इशू राइट इशू में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। अब बताइए ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कहां कहां से लाओगे, आप एडी बैंक से पैसा निकाल सकते हो, स्वैप ऑफ शेयर्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट, ईसीबी का पैसा, एफसीसीबी का पैसा, और एडीआर जीडीआर को भी एक्सचेंज आप कर सकते हैं। आपके फॉरेन करेंसी अकाउंट में जो पैसा है उसको यूज कर सकते हैं, एडीआर जीडीआर करके जो पैसा लाए थे उसके प्रोसीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रस्ट यहां से पैसा भेजना चाहता है, भेज पाएगा क्या, लेकिन उसके लिए ट्रस्ट का पहले रजिस्टर्ड होना जरूरी है, ट्रस्ट डीड में इसकी परमिशन होनी चाहिए, ट्रस्टी का अप्रूवल चाहिए, एडी कैटेगरी फर्स्ट बैंक को लगना चाहिए कि ये केवाईसी कंप्लाइंट है, कम से कम 3 साल से वो ट्रस्ट एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, और उसके खिलाफ कोई भी रेगुलेटरी बॉडी का कोई एडवर्स नोटिस
ना आया हो। सोसाइटी भी भेज सकता है प्रोवाइडेड वो भी रजिस्टर्ड हो, उसके एमओए रूल रेगुलेशन में परमिशन हो। एडी क्रेडिट फर्स्ट बैंक को लगना चाहिए कि सोसाइटी केवाईसी कंप्लाइंट है, कम से कम कितने साल से चल रही है, 3 साल से चल रही है, और उसके खिलाफ भी कोई एडवर्स नोटिस पेंडिंग होना नहीं चाहिए। तो इसी के साथ ये भी हो गया खत्म। तो मैं ज़्यादा टाइम अब नहीं लेना चाहूँगा, जल्दी जल्दी आप लोग घर पहुँचो और पढ़ाई करना शुरू करो, आपके पास टाइम एकदम नहीं है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक, कल फिर मिलूंगा। कल कौन सा है? SBIL का आपका डिवीजन है, ठीक है। तो चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए।